भगवान इतना पतला बनाए कि दिक्कतें होता है तो दोनों हाँ यार, दूसरा कोई बेइज्जती एक ह्यूमन साइकोलॉजी में कहा जाता है दूसरा कोई बेइज्जती करे उससे पहले अपना बेइज्जती कर लो, कम बेइज्जती होता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जैसे हैं ठीक है, बोलिए। एक हमारा दोस्त है, साथ पढ़ाता था, अब गौरव नाम ले रहे हैं उसका, यदि आप उसको देखिएगा तो मेरे से भी पतला है, और अभी हरियाणा में लगभग 6 कॉलेज खोल चुका है, और बहुत यही गोरखपुर से, बहुत उसका नाम भी आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, Sure60, वो भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता है संजोग से। तो मतलब इतना एक्सपेंड कर चुका है अपने आप को, बहुत पतला, मेरे से ही पतला है वो लड़का, लेकिन मेहनती। हाँ, बहुत पढ़ता था, सुबह 4 बजे उठ के। हाँ, कहना कुछ अरे कह रहे हैं कि पतला नहीं, दिमाग से। जो जितने राजा लोग जीते ना, यदि ऐसा होता, यदि साइकोलॉजी से नहीं जीता जाता और दिमाग से नहीं जीता जाता तो जितने पहलवान हैं वो सब राजा होते हैं। लेकिन कौन जीतता है? जिसका जो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, समझ गया ना। रजनीश सर को देख लीजिए, तो बहुत मोटे वोटे नहीं है, लेकिन देखिएगा 6 घंटा लगातार चिल्लाते रह जाते हैं। चलिए वो एनर्जी अलग लेवल का है, देखते हैं ना। चलिए आज थोड़ा 5, 7, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो सिलेक्टेड, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो करंट से रिलेटेड है, टैक्स के बारे में बताएंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिर बताते हैं। क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, हम बोल रहे हैं बताएंगे। वैसे तो मैं पहले क्लास में क्वेश्चन लेकर आता था, लेकिन आज मैं सोचा हूं कि बोल के पूछूंगा। ठीक है, अब बताइए, हम टैक्स का नाम ले रहे हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बताना है। सर्विस टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सर्विस टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बताइए। सर्विस टैक्स डायरेक्ट है? पहले बताओ भाई, डायरेक्ट वाले लोग कितने हैं? कॉपी मत खोलिए आप लोग, कॉपी बंद करके, कॉपी वो सब देख के बताइएगा, बकलोल हैं हम, हैं, देख के बताइएगा आप लोग। सर्विस टैक्स डायरेक्ट है, और इस पे बहुत सारी वीडियोज हैं, न्यूज़पेपर्स में नहीं, यदि आप वीडियो देखिएगा, एस्पायरेंट्स का वीडियो देखिएगा, उसमें इस सर्विस टैक्स का चर्चा किया हुआ है। बताइए सर्विस टैक्स कौन सा? हम वो पूछ रहे हैं जो एकदम कनेक्टेड है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। होटल में जाते हैं तो खाने के बाद, आप खाना खाने के बाद, अभी समझ में आया? इतना आसान है, नहीं समझ में आ रहा है? वस्तु या सेवा को यूज करते हैं उसके बाद ना देते हैं, क्या बोले थे हम? गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मली एकदम जो चीज गुड्स एंड सर्विसेज से कनेक्टेड होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, बोले थे। और इसका नाम है सर्विस है भाई, इतना आसान है, एकदम नहीं समझे आप लोग। सर्विस टैक्स कैसा है? इनडायरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। जो एस्पायरेंट्स मूवी है उसमें ये ऐड है, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा ले रहा है तो कह रहा है कि आप कैसे, अभी मैं यूपीएससी क्रैक करके आऊंगा तो तुमसे सर्विस टैक्स वसूल लूंगा, तुम ज्यादा सर्विस टैक्स ले रहे हो। और क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, क्वेश्चन वही बनाएगा जहां यूजुअली ज्यादा बार पूछा जा रहा हो, बात समझ गए ना। नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किताब में तो ढूंढ ढूंढ के बनाया जाता है, जो पेपर में चलन रहता है या मूवी वगैरह बन रहा होता है उससे क्वेश्चन उठा के बना लिया जाता है। चलिए दूसरा बताएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट है, डन, सब लोग का डायरेक्ट है ना। स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है? स्टाम्प ड्यूटी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कौन लेता है स्टाम्प ड्यूटी? स्टाम्प ड्यूटी कौन लेता है? कोई सेंट्रल बोला इधर से, कौन बोला? कई बार बोल चुके हूँ, ये स्टाम्प ड्यूटी आप स्टेट के नाम से होता है, कागज नहीं देखते हैं लेके कोर्ट से लोग आता है, वही स्टाम्प ड्यूटी पेपर होता है, उस पर लिखा रहता है। जो जैसे आप 9,999 रुपये से ज्यादा लेन देन करते हैं तो इस स्टाम्प ड्यूटी पेपर पे आप लेन देन कर सकते हैं। बिना 9,999 से ज्यादा, बिना आरबीआई के संज्ञान का आप लेन देन कर रहे हैं और गलती से जाइएगा कोर्ट में, हमारा 1 लाख रुपया ले लिया, तो पहले कोर्ट आपको डांटेगा। कोई लीगल कागज है नहीं है, तो आप बिना 9,999 से ज्यादा किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके साथ लीगल कागज होना चाहिए। या तो आप स्टाम्प ड्यूटी को यूज करिए या आरबीआई के बीच में, आरबीआई के एक्ट को बीच में रखकर, और तब आप उसके साथ लेन देन करिए, बात समझ गए। और भी कोई जमीन लेन देन होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है या बंटवारा होता है, उस सब स्टाम्प ड्यूटी पे होता है। कौन देता है ये? स्टेट, ठीक है। चलिए और बताइए। अच्छा हाँ, करंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा इस साल सरकार को टैक्स, कौन से टैक्स से रेवेन्यू आया है सबसे ज्यादा? करंट पढ़े होंगे आप लोग। किससे? टोटली टैक्स से नहीं पूछ रहे हम, इनडायरेक्ट टैक्स में बताइए।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में बताइए। इनकम टैक्स को हटा के, आयकर को हटा के, आयकर को छोड़ दीजिए, तो 56% बता दिए थे क्लास में, इसीलिए पढ़ते बोल रहे हैं आप लोग। इनकम टैक्स को साइड करिए और सारे टैक्स में बताइए सबसे ज्यादा इनकम टैक्स को छोड़कर कौन से टैक्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है। क्वेश्चन हमेशा यूजुअली पूछा है, 2 साल से नहीं पूछ रहा है, 2 साल के पहले हमेशा पूछता था। और क्लास में मैं बताता हूं हमेशा, अभी इस क्लास में नहीं बताया हूं, और पिछले क्लास वाले लोग बताएंगे। आप लोग तो पिछले क्लास में बैठे थे ना, बता चुके हैं। बताइए, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला। किससे? कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी, 2 चीजें हैं। पहले कॉर्पोरेट टैक्स रहता था, लेकिन जैसे जीएसटी आया है, जीएसटी ने अपना उछाल बढ़ा दिया है। पहले 19% होता था कॉर्पोरेट टैक्स, 19 से 21% तक चला जाता था सरकार जब वसूलती थी। तो अब जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी इस बार जीएसटी ज्यादा है और कॉर्पोरेट 1% कम हो गया है। 19 से 20% जीएसटी है और 17% के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स हो गया है। तो सबसे ज्यादा कौन से टैक्स से सरकार को वसूला जाएगा? इनकम टैक्स को छोड़कर जीएसटी से। ठीक है, डेटा लिखवा देंगे हम, करंट में जब बजट पढ़ाएंगे उस वक्त बता देंगे। लेकिन आपका ये काम है कि आपको नॉर्मली ध्यान रहना चाहिए। पहले किस चीज से वसूला जाता था? कॉर्पोरेट टैक्स से, निगम कर से। लेकिन जब जीएसटी आया तो आप जानते हैं जीएसटी क्या किया? एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, बहुत सारे टैक्सों को मर्ज कर दिया। जब मर्ज कर दिया तो सारा टैक्स एक ही जगह जुड़ गया। जब जुड़ गया तो वो ज्यादा होने लग गया और ये कम होने लग गया कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, अब और बताइए कि एक कौन सा ऐसा टैक्स है जिसके लिए सबसे ज्यादा विवाद होता है केंद्र और राज्य में, कि हमको मतलब हमको ज्यादा चाहिए, हमको कम चाहिए, इसके लिए दोनों टैक्सों के उस टैक्स के लिए लड़ाई होता रहता है। कौन सा टैक्स है? किस टैक्स के लिए लड़ाई होता रहता है? हमेशा न्यूज़पेपर में रहता है ये, तो बताइए। हाँ, मैंने कल पढ़ाते वक्त बताया था, बीच में जब हम बोलते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। हम भाषण नहीं देते हैं, हम कंटेंट उसमें बोल देते हैं, आप लोगों को समझ में आता है। मैंने कहा था 14वें वित्त आयोग ने क्या कहा था? जीएसटी को बांटने की बात कही थी। जीएसटी 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद आया था। कल बताया था या नहीं? क्लास में बोले थे ना, हम इशारा कर गए, आप लोग समझे नहीं। समझा करिए कंटेंट को। जीएसटी को देखिए, जीएसटी के साथ होता क्या है, 58%, और किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था इस पे कि स्टेट का ही टैक्स बांटा जाएगा। जैसे जीएसटी है, जीएसटी 100 रुपया वसूला जाएगा ना पूरा देश में, तो उसमें से पूरे राज्य में 100 रुपया, तो उसमें 58 रुपया किसको दिया जाएगा? स्टेट को। और इसका 42 रुपया कौन रखेगा? सेंट्रल। बात समझ गए? अब इसी पे जो स्टेट्स है, जैसे हमारे नीतीश बाबू हैं, तो नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, 42 रुपया मत रखिए, इसमें से भी हमको दे दीजिए क्योंकि हम गरीब हैं। बात समझ गए? 14वें वित्त आयोग ने यही रिकमेंडेशन दिया था। और जो वित्त आयोग बनता है तो उससे पूछा जाता है कि टैक्सों में क्या, कर की प्रणाली में क्या बदलाव किया जाए। कौन पूछता है? वित्त आयोग पूछता है। बात समझ गए? बेसिकली वित्त आयोग का मेन काम यही होता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को कैसे रखा जाए, उसके लिए करों का कैसे बंटवारा किया जाए। समझ गए? तो अब कोई पूछे आपसे कि राज्य और केंद्र के बीच कौन से कर का डायरेक्ट बंटवारा होता है, तो कौन सा है? जीएसटी। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स कौन वसूलता है जी? इनकम टैक्स कौन वसूलता है? हाँ, इनकम टैक्स कौन वसूलता है? पीटे जाओगे तुम लोग, एकदम बलंडर कर रहे हो। हम 100 बार बता चुके हैं, स्टेट वसूलता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अलग अलग, सेंट्रल। नॉर्मली दिमाग लगाओ। अब वैसे तो हमने पूरा डेटा लिखवा ही दिया है। इनकम टैक्स कौन वसूलता है? सेंट्रल। तो जब सेंट्रल वसूलता है तो काहे देगा स्टेट को? क्यों देगा? उसको क्या मतलब है? स्टेट सेंट्रल वसूलता है और वसूल के वो कहता है भाई व्यक्ति नागरिक है ना भारत का, उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, इसके हिस्सा हम तुमको नहीं देंगे, तो स्टेट नहीं बोल सकता है। लेकिन जीएसटी जो वसूलता है, कौन सा जीएसटी होता है बताओ? बताइए कौन कौन सा जीएसटी होता है? एसजीएसटी, सीजीएसटी। कल कोई पूछ भी रहा था। वैसे पूरा जीएसटी काउंसिल पढ़ाएंगे हम, जीएसटी कैसे बना, क्या मीटिंग हुआ, ये लास्ट के क्लासेस में, क्योंकि उस एग्जाम से पहले आता है ये। अभी कहिएगा अभी पढ़ा देंगे, लेकिन भूल जाइएगा आप लोग। अभी कहिएगा अभी पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग जाएंगे लास्ट में भूल। तो लास्ट के क्लासेस में एग्जाम के पहले इस जीएसटी को पूरा करा देंगे, कितनी काउंसिल हुई, कितने मीटिंग्स हुए, क्यों बने, किसके रिकमेंडेशन पे बने, लेकिन मोटे तौर पे अभी बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टैक्सेशन में एसजीएसटी, सीजीएसटी, और कौन सा जीएसटी होता है? आईजीएसटी। और कौन सा जीएसटी होता है? और कौन सा जीएसटी होता है? बोलिए। नहीं पता है? जितना पता था उतना बता दिया। यूटी जीएसटी होता है, यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी। चारों के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो पहले जीएसटी लिख लेंगे, जीएसटी टैक्स, और उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स पहले लिखेंगे जो जरूरी है।
करंट से रिलेटेड है, वो भी बता देते हैं कितना वसूला गया है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लिख लिए? यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर है ना। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था कैसे आपको पहचानना है कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। जब गुड्स और सर्विसेज होगा समझ लेना इनडायरेक्ट है, और इसके अलावा जितना दुनिया में टैक्स आएगा सब डायरेक्ट है। ठीक, नॉर्मली बहुत सारे एग्जांपल है, जितने जितने टैक्स होंगे गुड्स और सर्विसेज से लिया जा रहा होगा सब सारे एग्जांपल आ जाएंगे। एक्साइज किसके लिए लिया जाता है? वस्तुओं के सीमा शुल्क। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन बताइए, भारत का एक कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे उत्पाद शुल्क भी लगता है, उस पे जीएसटी भी लगता है, दोनों दो बार लगता है? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है बताइए? जीएसटी आने के बाद, वैसे हम लिखवाएंगे आगे, लेकिन बताइए कॉमन माइंड से। हालांकि वो प्रोडक्ट खराब है। हाँ, टोबैको। कहाँ से पढ़ी हो? टोबैको, जैसे खराब बोले तुरंत उत्तर दे दी, टोबैको। बहुत बढ़िया। टोबैको एक ऐसा, आपको याद होगा जब जीएसटी आया था तो 2 रुपये वाला गुटखा एक 7 रुपये का हो गया होगा, 8 रुपये का हो गया होगा। याद है आप लोगों को? नहीं है? जानते हैं क्या हुआ? सरकार ने कहा टोबैको लग्जरियस गुड्स है। किसी ने पूछा था लग्जरियस गुड्स के बारे में, टोबैको लग्जरियस गुड्स है। बेशक रिक्शा वाला खाता है, लेकिन हाँ टोबैको लग्जरियस गुड्स है। हम आप लोगों को क्लास में बताए थे, एकमात्र भारत का ऐसा गुड्स है जिसपे दोनों टैक्स लगता है। इसका उत्पाद शुल्क भी लेंगे और इस पे जीएसटी भी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है? लग्जरियस गुड्स है। और हमने आपको बताया था कि लग्जरियस गुड्स पे सरकार कितना भी टैक्स इंपोज करेगी, वो कहती है लग्जरियस गुड्स है, करेंगे भाई, अमीर आदमी इसको यूज करता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा भारत में एक वस्तु है जिसपे 2 टैक्सेस लगते हैं, तो कौन सा है? टोबैको। लिखवा देंगे आगे, अभी जीएसटी लिख लीजिए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। गुटखा खाने वाले लोग एक बार 2 रुपये का तिरंगा हो गया था 8 रुपये का, ध्यान रखिएगा। आप लोग केयर नहीं किए थे क्यों बढ़ गया था? आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। किसी चीज में कोई बढ़ोतरी हो तो जरूर उसके पीछे देखिए कि क्या हुआ था, किस कारण से घटा था, किस कारण से बढ़ा था। जीएसटी, हाँ जीएसटी ही लिखवा रहे हैं। यह हाँ एक अप्रत्यक्ष कर है। और भारत में जीएसटी की प्रणाली कहां से लिया गया है बताइएगा? जीएसटी कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया जीएसटी? कनाडा से लिया गया, लेकिन जीएसटी सबसे पहले कहां आया था? ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से 3 को बदलेगा। जीएसटी सबसे पहले कहां आया था? फ्रांस में। लेकिन हमने जीएसटी कहां से लिया है? तो कनाडा से। हमने जिस जीएसटी के फीचर्स को लिया है वो कनाडा से। तो क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां आया था, तो कहां लिखेंगे? फ्रांस। और हम लोग कहां से जीएसटी लिए हैं? कनाडा से। दोनों को ध्यान से लिखिएगा, गलती मत करिएगा, दोनों को लिख लीजिए। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया, फ्रांस में आया। फर्स्टली जीएसटी इंप्लीमेंटेड बाय फ्रांस। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे। ऑनलाइन वाले लोग सो गए हैं क्या? एकदम ऑनलाइन वालों का तो एकदम मैसेज ही नहीं आता है। चलिए आगे, अगला, भारत ने जीएसटी कहां से लिया है? लिख लीजिए, भारत का जीएसटी कनाडा से प्रेरित है, कनाडा से प्रेरित है। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जरा ध्यान से देख के मारना होगा कि कनाडा या फ्रांस। यदि भारतीय जीएसटी लिखेगा तो कनाडा, सिर्फ जीएसटी लिखेगा फ्रांस। अब ऐसा नहीं कि गलती कर दीजिएगा दोनों में, ठीक है? अगला हो गया। इंग्लिश वाले लोगों को बोल दें, है ना, इंडियन जीएसटी इंस्पायर्ड विथ कनाडा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं कि पहले जीएसटी क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था? 14वें वित्त आयोग ने ये आपके मेंस के लिए है। आप नॉर्मली सोच के बताइएगा जीएसटी लाने के पीछे पर्पस क्या था, क्या कारण था? आप बताइए अपने दिमाग से, जीएसटी लाने के पीछे पर्पस क्या था? पूछ दे आपसे एग्जाम में कि भारत में जीएसटी
भारत में जब जीएसटी को लाया गया या भारत में जीएसटी को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो सरकार ने निम्न में से कौन कौन से कार्यों का वायदा करते हुए इसको लागू किया? तो आप क्या बताएंगे, किस तरह लिखेंगे मेंस में इसको? 2-3 की पॉइंट्स बता दीजिए, जिसके बाद आप खुद उस पर मतलब उस फॉर्मा को लिख पाए। बताइए खुद सोच के, कॉमन माइंड से। हालांकि मैं अभी बता भी दिया था कुछ देर पहले, मैंने जब एक्सरसाइज बता रहा था उसमें बताया भी था एक लाइन। मेन वही पॉइंट हो जाएगा। मेंस, सारा गेम मेंस थॉट्स का है। जब आप प्री पढ़ रहे हो तो मेंस का थॉट्स बनाते हुए चलिए। अब आप लोग नहीं करते हैं, वो गड़बड़ बात है। प्री निकाल लीजिएगा, मेंस नहीं का क्या ही फायदा होगा। अब लड़ाई GS1 और GS2 में है। प्री हम मतलब प्री बहुत अच्छा बात है, प्री निकाल लीजिए तो खुशी की बात है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी तैयारी इस तरीके से हो कि प्री के साथ मेंस भी निकले, नहीं तो वो जो एक जो है ना हायरार्की जिसमें आदमी फंस जाता है, प्री 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 गड़बड़ हो जाता है। दोनों को लेके चलिए, वेटेड पर्सन बनिए। हम अभी आपको बता रहे थे, हमने क्या कहा कि कल जब हम आपको इनडायरेक्ट टैक्स बताए थे तो हमने क्या कहा, अलग अलग टैक्सों से चोरी हो जाता है। चोरी होता है, मैंने बताया था, आपको ध्यान है? मैंने 4-5 टैक्सेस बताया था। मैंने कैसे बताया था कि जब इसके लिए अलग अलग अधिकारी रखना होगा। पहले कस्टम इंस्पेक्टर होता था, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर होता था, पहले बहुत सारे स्टाम्प ड्यूटी इंस्पेक्टर होता था। अब कौन सा इंस्पेक्टर होता है? एक को पोस्टें होता है। अब SSC CGL में एक को पोस्ट आता है, कौन सा? GST इंस्पेक्टर। सब वही वसूलता है। तो एक ही आदमी के पास सारा डेटा है, तो वो एक ही आदमी ने चुराना होगा तो चुराएगा। ऐसे तो 4 को था, वो 100 रुपया मारता था, वो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 400 जाता था। एक ही आदमी वसूल रहा है तो खूब मारेगा तो 200 मारेगा, 200 तो एक्स्ट्रा बचत हो रहा है। तो 14वें वित्त आयोग ने यही कहा कि ये जो 10 तरह के टैक्स आप लगा रहे हैं, इनको मर्ज करके एक टैक्स में कर दीजिए, ताकि एक ही अधिकारी वसूलेगा, एक ही ऑफिस के अंदर में होगा, तो चोरी होने के चांसेस कम होंगे, अधिकारियों पे कम लोड पड़ेगा। और जब से ये आया 2015 के बाद से GST लागू हुआ, तो जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद से CGL में इंस्पेक्टर के पोस्ट कम आने लग गए। सर, हम कल आपको बताए थे क्यों अप्रत्यक्ष कर में ज्यादा खर्च होता है सरकार का, क्योंकि ऑफिसेज ज्यादा होती हैं, अधिकारी ज्यादा होते हैं। अब यहाँ क्या हो जाए, सरकार ने अप्रत्यक्ष कर में ही एक नया फिलॉसफी क्या किया, एक्साइज को, स्टाम्प को, है ना, कस्टम को, इन सबको मर्ज करके क्या कर दिया है, जितने टैक्सेस हैं सबको, जो कहाँ सर्विस टैक्स को कहाँ ऐड कर दिया है? GST में ऐड कर दिया है ना। तो अब GST में ऐड कर दिया है तो एक ही व्यक्ति होगा और एक ही ऑफिस होगा, GST ऑफिस। एक ही व्यक्ति होगा GST इंस्पेक्टर, सब सारा टैक्स वसूल लेगा, सारा टैक्स का डेटा रखेगा। तो बाकी ये 4-5 जो एक्स्ट्रा लोग रहते थे, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, ये सर्विस इंस्पेक्टर, ये सब, इनसे तो सरकार को बचत हुआ। 3 लोगों को सैलरी नहीं देना पड़ेगा, 3 ऑफिस नहीं रखना पड़ेगा अलग अलग, एक ही GST ऑफिस होगा, वहीं सारा डेटा आएगा, कलेक्ट होगा, चला जाएगा। यानी सीधा सा बात है कि GST लाने के पीछे सरकार का क्या मतलब पर्पस था, क्या वायदा था, कि सभी करों को एक ही जगह जोड़ देना, ताकि सरकार 14वें वित्त आयोग ने ऐसे लिखेंगे, 14वें वित्त आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा, अपने सिफारिश में ये कहा कि जितने ही छोटे छोटे कर रहेंगे उतने ही ज्यादा करों में चोरी होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम सभी छोटे छोटे करों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे ला दिए जिसका नाम GST रखे। करों के चोरी करने के लिए चोरी कम होगा, पहला। दूसरा, करों को काउंट करने में या करों को वसूलने में अधिकारियों की संख्या कम लगेगी। तीसरा, करों को एक ही प्लेटफॉर्म पे वसूल लिया जाएगा, यानी कार्यालयों की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात सरकार के खर्च कम होंगे और कर नियमित समय से अपने जगह पे सरकार तक चला जाएगा। यही आपका काम था, बिल्कुल आसान भाषा। अब बताइए क्या टफ था इसमें? कुछ टफ था? नहीं था ना। लेकिन बस जस्ट लाइक थॉट्स कि आपको जो भूमिका क्या बता, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ पूछेगा हाँ, क्या फायदे हैं? बहुत फायदे ही तो बता रहे हैं। आप नुकसान बता रहे हैं तो नुकसान के बाद फायदा ही आएगा। जैसे ये सारा नुकसान बता दिए, उसके बाद नहीं और कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ भारत में पूछ रहा है, तो भूमिका में ये नहीं लिखना है, ये मेन बीच में ये बीच में कंटेंट देना है। भूमिका में तो ये बताना है कि GST कब आया, GST काउंसिल कितने हो गए, GST के अध्यक्ष कौन है, भूमिका में ये सब बताना है। भूमिका में इसको बता दीजिएगा तो ये मेन कंटेंट है, इसको बीच में डालना है। GST भारत में कब लॉन्च हुआ, GST के अध्यक्ष कौन है, GST काउंसिल में किस किस पे बैठक हुआ, GST किस पे नहीं लगता है, किस किस पे GST नहीं लगता है, जल्दी बताओ। न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहा है, अल्कोहल, दारू पे GST नहीं लगता है ना। और बताओ, रसोई गैस नहीं लगता है, वही रसोई गैस मतलब LPG, बोथ आर द सेम। चलिए और बताइए,
टोबैको प्रोडक्ट पे नहीं लगता है, टोबैको पे लगता है। टोबैको प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। जैसे वो टोबैको से संबंधित कोई प्रोडक्ट आएगा उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेडिकल में, फार्मेसी में भी टोबैको को कहीं कहीं यूज किया जाता है, तो वहाँ नहीं लगेगा। ये तो टोबैको तिरंगा पे लगेगा, गुटखा पे लगेगा, है ना, और ये खैनी पे लग सकता हाँ, गांव का है उस पर नहीं लगेगा, है ना। लेकिन टोबैको प्रोडक्ट जैसे फार्मेसी में यूज किया जाएगा उस पर नहीं लगेगा। सरकार ने फार्मेसी को अलग रखा है। खासतौर पर रसोई गैस और अल्कोहल, ज़्यादातर ये दारू। और इसके पीछे लॉजिक क्या था ये भी बताएंगे। इस पे बहुत बड़ा न्यूज़, 2 दिन तक न्यूज़ चला था इस पे भाई। सबसे पहले केजरीवाल जी कूद के बोलने लग गए थे कि आप दारू पे क्यों नहीं लगा रहे हैं। उसने कहा कि सरकार को हम दे देते हैं, जो स्टेट सरकार जितना चाहेगी उतना लगाएगी, हम इस पे लगाएंगे ही नहीं। तो बिहार तो इससे दूर हो गया। अब बचा कौन? केजरीवाल जी। तो आपको याद है केजरीवाल जी ने जब दारू महंगा, जिस केस में फंसे हुए हैं संजय सिंह एंड ऑल, मनीष सिसोदिया साहब, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम कौन होते हैं बताने वाले, न्यायालय के अंदर है मतलब। तो उसमें हुआ क्या था, इन्होंने दारू सस्ता कर दिया। तो लोगों ने कहा अरे भाई केजरीवाल जी दारू सस्ता कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी जानते हैं क्या बोले? जाओ केंद्र सरकार से पूछो, उन्होंने तो दारू पे जीएसटी ही नहीं लगाया था, हम तो सस्ते किए हैं। वो जीएसटी छोड़ दिए लोगों को पीने के लिए, तो हम सस्ता करके कौन सा गलत कर दिए। ये मतलब कटाक्ष हुआ था राज्य सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी कहाँ कहाँ नहीं लगाया गया और क्यों नहीं लगाया गया। तो बहुत सारे, आप ये नहीं पूछेगा कहाँ कहाँ, प्री में ये पूछ देगा किस किस वस्तु पे नहीं लगाया गया है। तो अल्कोहल, और दूसरा टोबैको प्रोडक्ट्स, और तीसरा 3 बताए थे रसोई गैस, एलपीजी पे भी नहीं लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएसटी हो गया, लिखवा दे पहले। हाँ, जीएसटी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, भारत ने कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिखा है? ठीक, अब आगे लिखिए। जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए, जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक संस्था बनाई गई, संस्था या परिषद बनाई गई। लिखिए इंग्लिश, ओके। संस्था या परिषद बनाई गई, उसका नाम क्या है बताइए? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद। हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद के बारे में आप लोग इंग्लिश वाले लोग रुक जाइए, अच्छा लिख लीजिए। जीएसटी काउंसिल कंट्रोल्ड टू या रेगुलेट टू, दोनों में से कोई हो सकता है, रेगुलेट टू जीएसटी सिस्टम्स इन इंडिया, जीएसटी सिस्टम्स इन इंडिया लिख लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं जीएसटी परिषद के बारे में, जो न्यूज़पेपर में लगातार रहा, बताइएगा उसके अध्यक्ष कौन है? गलती नहीं, गलती करिएगा इस बार नहीं, ऑप्शन नहीं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन रहे हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। और ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बेसिकली अध्यक्षता संभाला था, वैसे एडहॉक में फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे, लेकिन अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी को आपको याद होगा कि हर जीएसटी काउंसिल के मीटिंग्स में हर स्टेट्स के सीएम को बुलाया जाता था, और सीएम को बुलाने के बाद उनसे ये पूछा जाता था कि करों के डिवीजन ऑफ द टैक्सेस की, टैक्सों का हम कैसे वर्गीकरण करेंगे, पहला। दूसरा बात कि किस वस्तुओं पे कर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जितने स्लैब्स जीएसटी में बने हैं, जीएसटी में कितने स्लैब्स हैं टैक्स के, कौन कौन से? जीएसटी में टैक्स के स्लैब्स 2 कहाँ से हैं? बहुत सारे हैं। 12%, 5%, 28%, 18%, ये जीएसटी के स्लैब्स थे। हालांकि इसमें लगातार बदलाव होता है। ये जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव करने का राइट किसको है? जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी से संबंधित कोई भी बदलाव होगा कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूं, प्रश्न ये आए कि जीएसटी, भारत में जीएसटी को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? फिनांस मिनिस्टर नहीं मारना है, कौन नियंत्रित करता है? इसमें खुद अमित शाह भी मेंबर हैं, और हर जीएसटी काउंसिल। ये नहीं मार दीजिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय, ये पटाख दे दिमाग चला जाएगा कि वित्त मंत्रालय ही तो है टैक्सों का काम करता। नहीं, वित्त मंत्रालय का टैक्सों का कलेक्शन करना काम है,
ये काम नहीं है कि रेगुलेट करना, टैक्स कितना कहाँ लगेगा, ये काम वित्त मंत्रालय नहीं तय करता है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है वित्त मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करता है। वित्त मंत्रालय का ये काम नहीं है उसके ऊपर कानून बना है। किसका काम है ये? जीएसटी काउंसिल का। आप याद करिएगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कितना परसेंट लगता है? जीएसटी 28%, सबसे अंतिम स्लैब्स में। तो जब 28% लग रहा था, बवाल हुआ, तो अमित शाह ने तुरंत बैठक बुलाया था और बैठक बुला के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उससे बाहर किया था। तो ये सब किसका काम है? जीएसटी काउंसिल का। कभी आप वित्त मंत्रालय को नहीं देखे होंगे। और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, मतलब अधिकतर तो अध्यक्ष होना चाहिए वित्त मंत्री को, लेकिन अभी अमित शाह साहब है ना। कौन है? अमित शाह बैठक करते हैं। गृह मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। हालांकि उसमें वित्त मंत्री रहती हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अमित शाह। ठीक। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन रहेगा, इसका कोई अभी हम लोगों के पास ब्यौरा, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी हमारे संविधान में नहीं दी गई है। ठीक है, वो अभी उसका वैसे तो बदलना चाहिए 4 साल पे, जितना नियामक बॉडी है उसके हिसाब से, लेकिन अभी तक इसका कोई स्ट्रक्चर हम लोग के सामने नहीं आया है। जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा। ठीक है, अभी जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह ज्यादातर बैठते हैं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता में। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं जीएसटी कितने प्रकार के हैं भारत में। खास तौर पे कितने प्रकार के जीएसटी हैं? 4 प्रकार के। लिख लीजिएगा, भारत में अभी 4 प्रकार के जीएसटी हैं। 4 प्रकार के जीएसटी हैं। ठीक है, कौन कौन सा? चारों को लिखेंगे। एसजीएसटी, पहले चारों को लिख लीजिए। चलिए, आप ध्यान से सुन लेंगे। 3, 4, 5 वन लाइनर, पहले जो क्वेश्चन आएगा उसको। अब बताइए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करंट से क्वेश्चन है, एकदम आसान। बताइए, जिनके बारे में हम कल नाम ले रहे थे कई बार एक केस में। अमिताभ बच्चन साहब। लिखिए ऊपर पॉइंट देके, साइड में लिख लीजिए, करंट से संबंधित क्वेश्चन है ये। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन साहब। और बताइएगा, जीएसटी के बारे में भारत में सबसे पहले किसने बात किया था? मैं पूछूं, फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया किसको कहा जाता है? आप सुन के चौंक जाइएगा। जिसका नाम है लाई कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार। जानते हैं जीएसटी के बारे में सबसे पहले किसने बात किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जीएसटी के बारे में पहले बात कर दिया था। पास नहीं हो पाया था, अलग बात है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ये भी लिख लीजिएगा। जीएसटी के पिता भारत में किसको कहते हैं? जीएसटी के पिता भारत में किसको कहते हैं? लिख लिए। फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया इज अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। अब ये बताइए कि एक और क्वेश्चन हो सकता है बन जाए आगे। जीएसटी काउंसिल भारत में कौन से भवन में है जानते हैं आप लोग? दिल्ली में। उसका नाम है सुषमा स्वराज भवन। ये भी लिख लीजिएगा। जीएसटी काउंसिल दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में स्थापित है। सुषमा स्वराज जी से संबंधित है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव बन जाए। सुषमा स्वराज भवन में स्थापित है। ठीक, स्वराज भवन सुषमा जी के नाम पर हमारे। चलिए, अब अभी बताइए, जीएसटी काउंसिल के सीईओ कौन है अभी? हाँ, अभी जीएसटी काउंसिल के सीईओ कौन है? फिनांस मिनिस्टर। लिख लीजिए, निर्मला सीतारमण जी। लिख लेंगे इसको पॉइंट देके। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीईओ का मतलब जानते होंगे आप लोग, कौन है? हाँ बोलिए। देखिए, बता देते हैं हम आपको, जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, निश्चिंत रहिए।
हम समझ गए हैं आपकी बात को, पहले लिख लीजिए, फिर नहीं तो गड़बड़ाएगा, बीच में गड़बड़ हो जाएगा। सीईओ कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अब जीएसटी से जितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है सब क्लियर हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ध्यान से सुनिए, सीईओ फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन इनका पूछने का मतलब ये था कि सर अध्यक्षता में अमित शाह की क्यों बैठक होता है, यही ना? हाँ बोल। हाँ वित्त मंत्री को ही दिया जाएगा। सीईओ हमेशा वित्त मंत्री रहेगा, नो डाउट। चेयरमैन बदल सकता है, सीईओ हमेशा वित्त मंत्री रहेगा, नो डाउट। निर्मला सीतारमण जी हैं और रहेंगी। अभी हाल फिलहाल भारत में कितने जीएसटी के मीटिंग हो चुके हैं बताओ, लिख लो। अभी 52 मीटिंग हो चुके हैं, कितने? 52। लास्ट मीटिंग 52, 52वां मीटिंग था जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने किया था, लिखेंगे। अभी जीएसटी के कितने मीटिंग्स हो चुके हैं? 52 है ना? मेंस में सारा काम आ जाएगा, है ना? ये नहीं कि जितना हम प्री बता रहे हैं, अभी फैक्ट्स लिखवाएं, प्री में काम आ जाएगा। और जीएसटी से, हाँ सुनिए, और जीएसटी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया और यदि आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करना है? लाइन से सजा देना है, ठीक है? एगो जीएसटी काउंसिल बना देना है, एक सुषमा स्वराज भवन बना देना है, 52वां मीटिंग करा देना है उसी में, और करों के प्रणाली को मतलब 4-5 कर लिख देंगे और सबको एकदम एक जगह ऐसे करके, हमने कहा था एक्साइज टैक्स हो गया, CISC होता है एक्साइज टैक्स, यदि मेंस में आ जाए तो। दूसरा कस्टम टैक्स है ना, और जितने टैक्स हैं उन सबको इनडायरेक्ट वाले ऐड करके, एक बार ऐड करके ऐसे यहाँ पे गोल बना देंगे, एक बक्सा और जीएसटी, है ना, और इन तीन को छोटा छोटा बक्सा बना देंगे, जितना टाइम रहेगा उसके हिसाब से। सुंदर दिखना, सुंदर चाहिए, यानी बच्चे को सीधे समझ में आ रहा है कि ये सारे टैक्सेस को जोड़ के हमने कहाँ कर दिया है? जीएसटी में कर दिया है, बात खत्म। इतना ही देखेगा चेक करने वाला, इंप्रेसिव होकर आपको नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, बहुत कंटेंट भी नहीं देखेगा, है ना। जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ बोलिए। अच्छा जी, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे समझ गया ना। और एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा भी लगता है लेकिन जीएसटी के साथ इंक्लूडेड होकर भी लगता है, तो ध्यान रखेंगे। सर्विस टैक्स में हमने 2 दिखाया था, स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विस दिखाया होगा, लिखवाया होगा टैक्स में। तो सेल्स टैक्स भी बताया होगा आपको, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग बताया होगा, स्टेट सेल्स टैक्स अलग बताया होगा। जितना नाम याद आए 3-4 गो नाम लिखिएगा, 3-4 गो नाम लिख के और छोटा छोटा बॉक्स बना के और तुरंत एरो करके एक बक्सा में, एक थैला में दिखा दीजिए। हाँ, और जीएसटी, और इसके बाद देखिए और सुंदर बनाना हो तो या ऐसे लिख के, इसके नियंत्रक कौन है? नियंत्रक जीएसटी काउंसिल, है ना, उसके अध्यक्ष, एकदम सुंदर गोल सा छोटा सा बना देना है, ताकि चेक करने वालों को ये समझ जाए कि बच्चे को, मतलब जो विद्यार्थी है वो सब जानता है, उसने पूरा एकदम बढ़िया डायग्राम बना दिया है। उसके बाद कम लिखिएगा, सुंदर बना दीजिएगा, तो भी आपको नंबर जबरदस्त मिल जाएगा। समझ गए गुरु? चलिए, अब 4 तरह के जीएसटी हैं। अच्छा, 52 अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 महीना पहले हुआ है, डेट आई एम नॉट श्योर, बट 2-3 महीना पहले हुआ। सॉरी, अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी की थी उस वक्त। कर सकती हैं, कभी निर्मला सीतारमण जी करते थे, स्टार्टिंग में अमित शाह इस बागडोर को संभाले थे, अब अमित शाह व्यस्त रहते हैं तो निर्मला सीतारमण जी करती हैं, ठीक है। वही उसी भवन में होता है, सुषमा स्वराज भवन में ही होगा, ध्यान रखेंगे। और इसमें सुंदर बनाना हो तो इसके 4 प्रकार यही नीचे दिखा दीजिएगा, कौन कौन से, ये चारों, ठीक है। जीएसटी, ये हम आपको बता रहे हैं मेंस में राइटिंग करने का मेथोडोलॉजी की, कैसे आपको राइटिंग करना है, ठीक। चलिए देखते हैं चारों प्रकार को। बहुत बात कर लिए जीएसटी पे। एसजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी होता है, जो राज्य के कर का, आप देखे होंगे जब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस बताया था, उसमें जो स्टेट के अंदर जो आ रहा था टैक्स, वो किस नाम से वसूला जाता है? समझ गए? स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो आप वो देखेंगे फॉर्मेट, उसमें जितना स्टेट का टैक्स है वो किस नाम से वसूला जाता है? इसी नाम से। दूसरा सीजीएसटी, इस नाम से। चौथा इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये क्या है जानते हैं? 2 स्टेट्स के बीच में, अरे इंटरनेशनल नहीं गुरु, इंटरनेशनल नहीं है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये, समझ गए बात? जैसे 2 स्टेट्स के बीच में होता है तो इसको वसूला जाता है। तीसरा क्या है? यूटी जीएसटी है, जब यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में वसूला कोई वस्तु
दिल्ली में जैसे ऐसे सोच लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं ध्यान से। आइए, ये चारों पहले लिख लिए, चारों को समझ गए, फुल फॉर्म पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक एक का एग्जाम्पल एक देके दिखा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है ना। ये सरकार ने पहले नहीं रखा था, बाद में रखा, फिर सरकार कह रही है इसको हटा देंगे, ये फालतू बात है, इसको इसी में मर्ज कर देंगे। ऐसा हो सकता है आगे मर्ज हो जाए IGST में, लेकिन अभी तो है, अभी इसका यूज किया जा रहा है। अभी आप देखिएगा टाइप्स ऑफ GST, तो चारों तरह का आ जाएगा। इन चारों को लिख लिया है फुल फॉर्म आप लोग, डन। अब आइए ध्यान से सीखिए, ये GST क्या है। कोई कंपनी पटना में खुलती है, पटना में ही खुलती है, तो ये पटना में अपना सर्विस दे रही है, तो पटना मतलब बिहार सरकार के कोटे में जा रहा होगा स्टेट GST। अब ये कंपनी का ओरिजिन पटना में हुआ, और यही कंपनी जाके कहाँ, उत्तर प्रदेश में जाके अपना काम कर रही है, वो यूपी में जाके ये कंपनी फैल गई यूपी में। तो सवाल ये आ रहा है कि इन दोनों देशों के बीच इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पटना से। इसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है, पटना में। तो कहेगा भाई स्टेट GST से कहेगा उत्तर प्रदेश से कि तुम ही थोड़ी वसूलोगे, हमने कंपनी को स्टार्ट किया। बिहार कहेगा हमने कंपनी को स्टार्ट करवाया है, तो तुम्हारा हिस्सा बनता है। तो वही सरकार क्या करती है कि IGST के थ्रू इन दोनों में समझ बना देती है कि कुछ तुम ले लेना, कुछ तुम ले लेना, और दोनों मिलकर अपना काम करो। बात समझ गए। आई इंटीग्रेटेड, दोनों स्टेट के बीच में वो बट जाता है, कुछ इस हिस्से का कुछ उस हिस्से का, वो 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से बांट दिया जाता है। बात समझ गए। वो अपने से दोनों मिलजुल के बात कर लेते हैं। बात समझ गए। प्रोडक्ट जाता है, मान लीजिए कि बिहार से प्रोडक्ट बना, अब ऐसे समझ लेंगे बिहार में कोई वस्तु बना और जाके कहाँ बिक रहा है, कहाँ बिक, यूपी में बिक रहा है। सीमा शुल्क वसूला जाएगा बॉर्डर पे, आप देखे होंगे एक्साइज इंस्पेक्टर का। तो भाई वो सीमा शुल्क कौन लेगा, तो दोनों में बटता है, बिहार भी लेगा यूपी भी लेगा, तो वो इसके थ्रू बटेगा। किसके थ्रू, इसके थ्रू। अब मान लीजिए कोई कंपनी पटना में है और पटना में ही अपने वस्तु को बेच रहा है, तो किसके खाता में सारा चला जाएगा, या पूरे बिहार में कहीं बेच रहा है तो वो सारा SGST में चला जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ जाएगा तो इसमें आ जाएगा। अब CGST क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस आप देखे होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के था, वो सब इसके थ्रू वसूला जाता है। UTGST क्या है, एक एक्स्ट्रा। तो मान लीजिए कि ये तो दोनों था, IGST क्या करता था स्टेट से स्टेट्स के बीच में, अब आया UTGST यूनियन टेरिटरी। आप जानते हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास सारा राइट नहीं होता है, उपराज्यपाल के पास होता है, कुछ उप राज्यपाल के पास, कुछ किसके पास होता है, CM के पास वहां के। तो यहाँ कन्फ्लिक्टेड आ गया, तो इसलिए अलग काउंसिल ही बना दिए गए। UTGST काउंसिल ने कह दिया UTGST बना देते हैं, यूनियन टेरिटरी GST। इसमें केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार बैठ के तय कर लेगी कि किस तरीके से पैसा को डिवीजन किया जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए UTGST बन गया। केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो करों की प्रणाली, करों का लेन देन होगा, उसके लिए इस UTGST को बनाया गया। ठीक है, चारों को समझ गए। हालांकि अब कहा जा रहा है कि UTGST को हटा के इसमें मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो दो स्टेट्स ही है ना। देखिए हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। ये चार तरह के अपने यहाँ कर लगते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GST भी लगता है और एक्स्ट्रा में उस पर उत्पादन शुल्क भी लगता है। कौन सा, टोबैको। 1991 का आप सॉरी टोबैको पे, टोबैको प्रोडक्ट्स में नहीं, टोबैको पे लगता है। ठीक है। और अच्छा एक और बात, पेट्रोलियम पे लगता है या नहीं GST? नहीं लगता है, वैट लगता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट बना के लिख लेंगे ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। पेट्रोलियम पे GST नहीं बल्कि वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स बताएंगे, वैल्यू एडेड टैक्स लिख लीजिए। GST is not imposed on petroleum products. GST is not imposed on petroleum products. Still, VAT is allowed for petroleum products. Still, VAT is allowed from petroleum products. अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कॉपी में सिर्फ लिखिए रहे हैं, आप लोग चित्र नहीं बनाते हैं। कॉपी में चित्र बना लिया करिए। आपको ये लगता है कि आप बहुत तेज है ना, कि हमको एग्जाम में आ जाएगा एकाएक, याद नहीं आएगा। अब ये से आदत डाल दीजिए, जब लिखिए चित्र बना के लिखिए, ना तो एग्जाम में गायब हो जाएगा, दिमाग में काम नहीं कर, कलम में नहीं चलेगा। मेंस में प्री क्वालिफाई करिएगा, मेंसवा में बैठ के कलम सोचने क्या लिखें, दिमाग ब्लैंक, तब तक टाइम खत्म। और एक मेंस का एक ही फिलॉसफी है, यदि आपने 1 मिनट पेन रोक दिया तो सिलेक्शन भूल जाइए। समझ गए? 1 मिनट पेन नहीं रुकना चाहिए, चलते रहना चाहिए एकदम, चाहे हाथ खराब हो जाए, 3 घंटा का 3 टॉप करना है तो
टॉपर्स कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करते हैं, यही तो करते हैं, उनका लिखने का कला आर्ट बेहतर होता है, वो छोड़ते ऐसे थोड़ी कि टॉपर्स के पास ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा जानता है, ऐसे नहीं जाता है। हाँ वो लिखने का उनको प्रैक्टिस होता है। और दूसरा बात कि आप इसको देख लेंगे तो एक यूपीएससी पे बासवान समिति का रिपोर्ट आया है 2012 के बाद, जानते हैं, उसको आप पढ़िएगा तो शौक लग जाएगा। वो बासवान समिति ये कहता है कि बहुत ऐसे टॉपर्स हैं जो यूपीएससी के कार्य प्रणाली में आईएएस आईपीएस आईआरएस में काम करने में सक्षम नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बासवान समिति की रिपोर्ट कह रही है। तो ये मत समझिए कि टॉपर्स बहुत यूनिक होते हैं, वो जब जाते हैं उसके बाद उनके काम करने के स्ट्रेटेजी को देखा जाता है। तो बासवान समिति ने तो इतना रिकमेंडेशन दिया है कि जब यूपीएससी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं इसके बाद इनको ले जाकर लबासना में चेक किया जाए, फिर रैंकिंग दिया जाए, ऐसा तक है। बट लिखने के आपके आर्ट्स के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से लिख के और किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये बासवान समिति का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है कि हम अपने से कह रहे हैं, बासवान समिति ने ये बोला है। ऐसा नहीं है कि बहुत टैलेंटेड हैं तभी आप लिखिएगा, आपको तो पास होने से मतलब है, कम भी टैलेंटेड है, लिखने का कला अच्छा है तो मार जाइए बाजी, ऐसा करिए, क्या जरूरत है ज़्यादा पढ़ने का, खूब लिखबे ज़बरदस्त करिए और उतना ही पढ़िए जहाँ से आपको पास हो जाना है, बात खत्म। दिमाग लगाइए, स्ट्रेटजी लगाइए, ऐसे ही टॉपर सब करता है, IITian सब यही करता है, और हम लोग पढ़ने ज्ञान लेने के चक्कर में ज्ञानी हो जाते हैं। चलिए, चारों जीएसटी के टाइप्स जान गए आप, SGST, UT GST। चलिए जीएसटी खत्म। अब एक बार हम जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे, कब, जब लास्ट में सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे होंगे तब एक बार जीएसटी काउंसिल के बारे में बता देंगे। इसमें 33 सदस्य हैं अभी, जीएसटी काउंसिल में अभी कितने सदस्य हैं? 33, ये भी लिख लीजिए, 33 सदस्य हैं अभी जीएसटी काउंसिल में। कितने सदस्य हैं? 33, जिनमें प्रमुख कौन है भाई? निर्मला सीतारमण जी, ये भी लिख लीजिएगा, निर्मला सीतारमण जी। अभी तक तो 33 है, जो स्ट्रक्चर हमको अभी तक मिला है करंट डेटा के हिसाब से अभी तक 33 है, ठीक, 33 है। इसको सबसे पहले इम्पोज किसने किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लागू किसने करवाया है भाई? मोदी सरकार ने। और किसके रिजीम में हुआ है लागू? ठीक है, निर्मला सीतारमण जी के रिजीम में। और उसके अलावा हमने कौन से जीएसटी के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है? कनाडा के। पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ आया? फ्रांस में आया, ठीक। अब ये दोनों में कन्फ्लिक्टेड है, फ्रांस में हमने क्यों नहीं किया, यहाँ का क्यों किया, इसमें भी बहुत सारे चक्कर हैं, बट उसमें आपको नहीं पढ़ना है, वो आपका मेंस का काम है। जो लोग ऑप्शनल लिखेंगे उनका काम है, वो कभी मेंस वाले लोग समझेंगे, हम लोगों को क्या ही लेना देना। जीएसटी कंप्लीट हो गया। अब बताइए टैक्स में, हाँ टोबैको भी लिखवाई दिए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी लिखवा दिए, जीएसटी में कुछ नहीं छूटा। चलिए अब टैक्स में सारा डन, और कुछ छूटा तो नहीं है। आइए एक चीज छूटा है जो अब हम लोग बात करेंगे। हाँ बोलिए। इसको 14वें वित्त आयोग बता चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश। हाँ हाँ, सीमा शुल्क नहीं, बहुत सारा तरह का, जैसे एक ही कंपनी है तो क्या, 2-3 एग्जांपल्स देख लीजिए ना ऐसे। बिहार की कोई कंपनी का नाम बताइए, बिहार की कोई कंपनी। हाँ अच्छा सोचिए ना, मिशन 50, मिशन 50 एक कंपनी ही तो है। अब मिशन 50 जाके कहाँ सेवा देगी? उत्तर प्रदेश में। हाँ क्या? स्टेट जीएसटी तो बहुत सारा स्टेट जीएसटी में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पे मिशन 50 खुला है और यहाँ हम आपको बुला के पढ़ा रहे हैं, तो इस बुलाने आपसे जीएसटी हम वसूले हैं ना, तो उस जीएसटी में सर्विस टैक्स ऐड है, कंपनी यहीं की है, वसूल हम उस जीएसटी में रहे, तो जीएसटी किसके खाते में जाएगा? बिहार सरकार के जीएसटी वाले अकाउंट में जा रहा है। ये ले कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बिहार सरकार के जीएसटी वाले खाते में जा रहा है। बात समझ गए ना? वही एकदम आसान है। एक कंपनी इसका ओरिजिन यहाँ हुआ है, यदि ये कहाँ चला जाएगा? उत्तर प्रदेश जाके सेवा दे रहा है, इसका मतलब उसके पास उसमें कौन सा होगा? IGST आ जाएगा। मिशन 50 का एक ब्रांच यूपी में खुल जाए तो वहाँ बिहार सरकार कहेगा अरे कंपनी हम बनवाए थे, तुम ही टैक्स लोगे क्या अकेले? तब उसमें आएगा IGST, कुछ तुम ले लो कुछ तुम ले लो, दोनों मिलकर काम चलाएंगे, क्योंकि कंपनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बिहार से हुआ। ठीक, बात समझ गया ना? ये डन। एक बात और, भारत में कर की प्रणाली कैसी है बताइए? भारत में कर की प्रणाली कैसी है? इसको लिख ही लेते हैं, करों की प्रणाली लिख लेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पहला लिखिएगा।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फ्रांस। नहीं, पर्टिकुलर स्टेट में सर। नहीं, स्टेट। अब एक बात बताइए, जीएसटी किसका हिस्सा है? तो स्टेट को थोड़ी दिया जाएगा। सवाल ही नहीं, आप गलत क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। हरियाणा ने उसको एक्सेप्ट किया था कि हम आपको अनुमति देते हैं। हरियाणा का इतना औकात है, बिहार के ऊपर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देगी तो नहीं मानेगा, अलग से टैक्सेशन सिस्टम ला देगा। हरियाणा ने इसको पार्शियली इनेक्टेड किया था, सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। लागू क्या होता है? न्यूज़पेपर ने लिख दिया कि हरियाणा ने जीएसटी लागू किया। हरियाणा के लागू करने से लागू हो जाएगा क्या? नहीं लागू होगा। उसने सपोर्ट किया कि सरकार किसकी थी? बीजेपी की। हरियाणा में केंद्र में बीजेपी की थी। जीएसटी एक देखिए, पहले लगता था वैट, मोड वैट, सेन वैट, स्टेट वैट, बात समझ गए? तो वैट में भी अलग अलग प्रकार थे। तो सरकार ने कहा कि भाई हम वैट खत्म कर रहे हैं और इसी के जगह पे हम ला रहे हैं जीएसटी। तो हरियाणा ने तुरंत पर्दे हाथ उठाए, बिल्कुल सही बात है एकदम, हम तो आपका आप जो आप कह रहे हैं वही तो हम भी कह रहे थे। तो न्यूज़पेपर ने छाप दिया कि हरियाणा ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया। भाई हरियाणा कैसे लागू कर देगा? जीएसटी काउंसिल सेंट्रल का है, हरियाणा लागू कर देगा तो लागू हो जाएगा। यानी आप कहाँ जी रहे हैं पता है? आप संवैधानिक उस संविधान में जी रहे हैं जहाँ संघीय है। और कहाँ का संघात्मक विधि अपनाते हैं? कनाडा का। और उसमें आप सही तरीके से देखेंगे तो सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होता है? और आपने कहाँ का एडॉप्ट किया था जीएसटी? कनाडा का। तो ऐसे कैसे कोई स्टेट मतलब वसूलने लगेगा अपने से? पूरा फेडरेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, सवाल ही नहीं। हरियाणा ने इसको सपोर्ट किया था। जब सजेशन मांगा गया कि क्या इसको लागू किया जाए तो हरियाणा सबसे पहले हाथ उठाया, कहा कि लागू क्या किया जाए, आप कहिए ना, आज ही लागू कर देते हैं हम अपने स्टेट में, हम तैयार हैं लागू करने के लिए। देखिए, ये कहिएगा कि लागू किया था तो गलत शब्द हो जाएगा। लागू किया था तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो ब्लंडर हो जाएगा। आप लागू किया था का मतलब कि है वो अधिकार थोड़ी है, न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया इसका मतलब आप भी कहिएगा। आप सिविल सर्वेंट के ना स्टूडेंट हैं। लागू किया था गलत हो जाएगा। कर की प्रणाली किसके पास है? सेंट्रल के पास। टैक्सेशन कौन इंपोज करता है? सेंट्रल करता है। तो अब स्टेट को पावर दे देना यानी आप अपने फेडरल सिस्टम से गड़बड़ कर रहे हैं। अलग संविधान थोड़ी है हरियाणा का। हरियाणा का संविधान किस संविधान पे चलता है? भारत के संविधान पे। और भारत का संविधान किसको अधिकार देता है टैक्स को इंपोज करने का? केंद्र को। बात समझ गए ना? तो केंद्र ने पूछा था तो हरियाणा ने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं, हम सबसे पहले आपको समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए न्यूज़पेपरों ने छाप दिया, क्या छाप दिया कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले अपने स्टेट में लागू किया जीएसटी। सवाल ही नहीं है। अब जीएसटी आता नहीं तो लागू कैसे होता? उसके पहले आ चुका था, इंट्रोड्यूस कर दिया जा चुका था। और ये उस वक्त सरकार ने छूट दे रखा था केंद्र ने कि जो राज्य चाहे वो वैट अपनाए या जीएसटी अपनाए, दोनों को छूट दिया जाता है। तो पहले हरियाणा ने उसको अपना लिया। ऐसे कह सकते हैं कि जीएसटी सबसे पहले किसने अपनाया? तो क्या हो जाएगा? हरियाणा। लागू किया गलत शब्द हो जाएगा। लागू किसने किया है? केंद्र सरकार ने। हरियाणा कैसे लागू कर देगा? न्यूज़पेपरों ने छापा ये बात, लेकिन गलत है। आप संवैधानिक तौर पर देखेंगे तो गलत शब्द है। लागू कैसे कर देगा? क्या कह रहे हैं? समझ गए ना? वो बात है कि लागू करना थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली ब्लंडर हो जाएगा ना। ये शब्द मत यूज करिएगा आप। कहाँ? हाँ हाँ, हरियाणा में लागू किया सही हो जाएगा, हरियाणा ने लागू किया गलत हो जाएगा। शब्दों का खेल है। हाँ, तो ये कह रहे थे गलत शब्द बोल रहे थे, इसीलिए हम बोले कि ये मत लिख दीजिएगा। लिखिएगा तो तुरंत काट देगा वो देखने वाला तुरंत देखेगा, काट देगा। ठीक है, खैर चलिए, जीएसटी पे हम लोग ज्यादा बात के लिए क्या बता रहे थे? हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? हाँ, वो हम बात करेंगे। भारत में ही क्यों, सब बात कर ले रहे हैं, अब टैक्सेशन ही पढ़ रहे हैं सिस्टम। तो पहला होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरा थोड़ा सा हिंदी इसका हम देखते हैं, बताते हैं आपको। हिंदी बता देंगे, प्रोग्रेसिव इंग्लिश में लिखिए ना, हिंदी बताते हैं हम आपको तुरंत। अनुगामी होता है एक, अब और क्या होता है, अब थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसलिए पहले चारों लिखवा देंगे फिर हिंदी लाइन से लिखवाएंगे। दूसरा लिखेंगे प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन पहला, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। हाँ, गतिशीलता, प्रगतिशील, हाँ लिख लीजिए, वही गड़बड़ हो रहा था। प्रगतिशील पहला वाला, प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगति अच्छा लिख देते हैं, शील कर प्रणाली। बेसिकली जानते हैं क्या है कि ये ऐसा ही है, एक बी, दूसरा तो अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल, ये तो आसान है।
ये पूछेगा, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम लिखवा देते हैं। अब पूछ सकता है जिस हिसाब से। डिग्रेसिव का हिंदी देखिएगा एक बार। डिग्रेसिव टैक्सेशन का हिंदी, इंग्लिश वाले लिख लेंगे डिग्रेसिव टैक्सेशन। हाँ, ये कौन फॉलो करता है, कल बताए थे आपको मोटा मोटी, लेकिन डिग्रेसिव लिख लीजिए। हो गया। डिग्रेसिव का हिंदी क्या होगा, एक बार गूगल वाले लोग नहीं हैं, हम ही देख लेते हैं। डिग्रेसिव, यार हिंदी थोड़ा सा कमजोर है मेरा, ज्यादा नहीं। डिग्रेसिव टैक्सेशन, निर्णायक डिग्रेसिव लिख लिए। तीसरा देख लेते हैं। प्रतिगामी, यही गड़बड़ाता है। प्रतिगामी, निर्णायक नहीं भाई, प्रतिगामी कर प्रणाली। चौथा होता है संतुलित कर प्रणाली, बैलेंस्ड। ये थोड़ा सा बेसिकली हुआ क्या है ना कि मतलब हम इंग्लिश मीडियम ही पूरा इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कहीं कहीं, समझ सकते हैं। हैं? नहीं, आता दोनों है, कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको हिंदी नहीं आता है, हम भोजपुरी आता है, हिंदी तो छोड़ी। प्रगतिशील कर प्रणाली, पहले यही होता था। टीचर का बैच जब पहले लॉन्च हुआ पहला बार, तो हमको भेजा गया, रंजीत सर बोले कि जाइए इकोनॉमिक्स पढ़ाइए टीचर बैच में। हम डर रहे थे सर, ये इतने सीनियर लोग, हम जाएंगे, हम डर रहे हैं। रजनीश सर चले कल क्लास लगाइए, हम नहीं जाएंगे। अब ये लोग, रंजीत सर हमको बुला कर आप ही को पढ़ाना है, जाइए। आदेश तो आदेश, अब तो जाना ही पड़ेगा। हमको हिंदी से दिक्कत, रात को क्या पढ़ाना है इंग्लिश को, हिंदी में हम खुद देखें, पहला बार हम अपना कंटेंट देखें। और उसके बाद अगले दिन गए, हमको डर था ये सब कुछ कमेंट ना करे, वो बुरा लगता है, कमेंट कर देगा लोग तो, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, हम खुद रात को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके गए थे और खूब हिंदी सोच के बोल रहे थे। ठीक रहा एकदम, हमको नहीं। अब हमको लगा कि शायद नाराज हो जाएगा लोग, लेकिन बच्चे वो आके कमेंट किए हैं, सर मतलब ऑफिस में बताएं कि आज तक इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता था, आज पहला बार समझ में आया। हम बोले चलो ठीक है। तो अब सारे बैच में 6 बैच में पढ़ाए हम ही, 6 बैच में। और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक्स में 40 क्वेश्चन आया हुआ था 9th-10th वाले में। और तारीफ अपना नहीं कर रहे हैं, हम जितना बताए थे, जैसे औद्योगिक सिस्टम आप लोग को बताते थे, वो स्टोरी की तरह बताए थे, उसी में से 2 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 33 क्वेश्चन क्लास के आ गए। 40 में से 33 क्वेश्चन एकदम क्लास के आ गए। औद्योगिक पॉलिसी, जो औद्योगिक नीति आप लोग को बताते हैं ना, उस हमेशा एक क्वेश्चन यदि इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा लेवल उठाएगा तो एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। इसलिए पूरा स्टोरी की तरह बताते हैं कि यदि आप फैक्ट्स भी भूल जाइएगा तो स्टोरी बेस्ड भी याद होगा, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। समझ गए? हाँ, प्रोग्रेशन नहीं, प्रोग्रेसिव। और खराब मत करिए हमारा इंग्लिश। हाँ हाँ, रिग्रेसिव भी होता है। डिग्रेसिव को रिग्रेसिव दोनों होता है। रिग्रेसिव मत पढ़िए, किसी काम का नहीं है, अब नहीं लागू किया जाता है। कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्सेशन इज अ वर्चुअली टैक्सेशन। समझ गए आप? रमेश सिंह सर में से पढ़े हैं क्या? कहाँ, किसका नोट्स है वो? दिखाइए ना, नोट्स पर दिखाइए ना। अरे उसमें हमारे मित्र ही पढ़ाते हैं। चलिए निश्चिंत रहिए। नहीं तो जैसे नोट्स जो वो इनका है ना, या किसी का भी नोट्स है, ये 1 डे के लिए है। आप पीसीएस के लिए प्लीज डोंट रेफर द एनी नोट्स। किसी मार्केट के नोट्स को आप नोट्स करना है, विजन को उठाइए, दृष्टि को उठाइए, हम नहीं मना करेंगे। इस सभी नोट्स को मत उठाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये लोग 1 लाइनर को देख के बनाते हैं। समझ गए ना आप? जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वही, समझ गए? और गूगल, विकिपीडिया करने वाले लोग भी सावधान हो जाइए। विकिपीडिया पे सब चीज सही नहीं देता है। एक एडिटर, वो एडिटिंग किया हुआ साइट है, उस पर गलत दिया जाएगा। आप किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़िए, पहला उनका मनाही होता है कि विकिपीडिया को आप किस लिए देखेंगे? सिर्फ
ये कि कहाँ से शुरू हुआ किस लिए, लेकिन उसके जो फीचर्स होंगे वो गलत देगा, मतलब सही देगा या नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन पूरा सही दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कहिएगा तो अभी हम भारत की राजधानी कुवैत करके दिखा देंगे कुछ देर में, विकीपीडिया में बदल देंगे, कुछ देर बाद वाले चेक करने वाले लोग भारत की राजधानी कुवैत दिखाएगा, तो गलत है ना। इसलिए ऐसे विकीपीडिया पे तो पहले दिखाता था पटना का स्थापना किसने किया, उदयन नहीं दिखाता था, पहले अजात शत्रु दिखाता था, फिर कुछ दिन बाद सुधर गया है अब, नहीं तो पहले। चलिए प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है इसको लिख लेते हैं, प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हुआ बोलिए ना, कुछ कोई डाउट है, प्रगतिशील कर प्रणाली कोई डाउट है तो पूछ लिया कीजिए, हम हैं पूछने के लिए। हाँ। और इधर बुक पे मत जाइए, इधर जो लिखवा रहे हैं उस पे फॉलो करिए, वो जो बुक्स है मार्केट में 10 तरह के बुक्स 10 तरह के लिखेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, है ना। एकदम आसान है, आपको सिखा रहे हैं कैसे। प्रगतिशील क्या होता है कि जैसे जैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स इंपोज होने का दर बढ़ता जाएगा, जो कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, भारत में। आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है, प्रगति होते जाते हैं, आपका टैक्स का दर क्या होता है, बढ़ते जाता है, वही है प्रगतिशील। बात समझ गए ना, वही होता है प्रगतिशील। एकदम आसान भाषा में लिख लीजिए इसको, और एग्जाम्पल देंगे उसको लिख लीजिएगा। कितना पे, 5 लाख पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 5 लाख पे 5% एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10 लाख हुआ कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। 20 लाख हुआ 30%। ये कहाँ होता है, ऐसा एग्जाम्पल बना लेंगे, एक कर्व, ऐसे कर्व बना लेंगे, इस कर्व को बना लीजिए। यानी जैसे जैसे आय का दर बढ़ता है, आय बढ़ता है, वैसे वैसे टैक्स का दर में भी बढ़ोतरी होता है ना, टैक्स के दर में भी बढ़ोतरी होता है। सॉरी, इंग्लिश में बोल देते हैं, टैक्स इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू इनकम, टैक्स इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू इनकम। प्रगतिशील कर प्रणाली में यह होता है, जो लगभग भारत में है। हो गया, सब लोगों ने लिख लिया। अब एक बात बताइए हमको, क्या भारत में यही टैक्सेशन सिस्टम है, क्या यही सिस्टम है? तब तो प्रगतिशील के हिसाब से 30, जब आप ये 20 लाख तक जाते हैं तो इसके आगे भी बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ता है? लास्ट कितना लगता है हमारे यहाँ, 30% के बाद बढ़ता है, नहीं बढ़ता। तो सुनिए, ऐसा पूछे कि प्रारंभ में भारत की कर प्रणाली कैसी है, तो क्या हो जाएगा, प्रगतिशील है। बाद में ये जाके देखिए क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो प्रारंभ में है, ये लगातार नहीं जा रहा है कि अब जितना, अब जैसे ही आप 20 लाख से ज्यादा करते हैं तो खत्म हो जाता है, अब तो नहीं बढ़ता है, 30% लिया जाता है। तो प्रारंभ में भारत की कर प्रणाली कैसी है, प्रगतिशील है। काहे दिया गया, बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है ना। अब वो सिस्टम है, ये फिलॉसफी है और ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये फिलॉसफी दे दिया है इकोनॉमिक्स वालों ने। अब इसके हिसाब से आप किसको मानते हैं, आप अपने देश के अकॉर्डिंग, वो आपका काम है। बात समझ गए ना। इसको लिख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, लास्ट में हम पहले लिखवाएंगे बाद में इस भारत के बारे में। अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है, अनुपातिक कर प्रणाली। हो गया, नहीं हुआ? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन लिख लीजिए। और किसी भी चीज को जैसे इसको पढ़ना समझना है तो ये मत देख लीजिए कि बहुत बड़का बात है, प्रगति है तो प्रगति से समझ लीजिए कि जैसे जैसे प्रगति लड़की का नाम नहीं, प्रगति की जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब टैक्स भी बढ़ेगा, दोनों एक साथ प्रगति करेंगे। बात समझ गए ना, दोनों एक साथ प्रगति करेंगे, टैक्स भी और आय भी दोनों एक साथ। हाँ चलिए अगला, अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली आप समझ गए होंगे, अरे समझाने के लिए बोले थे। प्रोपोर्शनल समझ गए होंगे, अनुपात में बढ़ना, है ना, अनुपात में बढ़ना। 5 लाख है तो 5%,
फिर 10 लाख हुआ तो कितना परसेंट, एक अनुपात में, है ना। यदि 5% है, 5 लाख पहले 5% बढ़ा, फिर 2.5% बढ़ेगा, 7.5%, फिर 10%, फिर 12.5%, यानी अनुपात के हिसाब से ये बढ़ते जा रहा है। 2.5% इंक्रीज होते जा रहा है आपके इनकम के हिसाब से। वो हो गया प्रोपोर्शनल, है ना। लिख लेंगे पहले इसको। जब कर की प्रणाली में बढ़ोतरी एक अर्थमिति के हिसाब से अनुपातिक रूप से हो, उस प्रक्रिया को अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। हो गया। अब इसमें अनुपात समझ रहे हैं ना, परसेंटेज से बढ़ता जाएगा। 5%, 7.5%, फिर 10%, 12.5%। अब अपने यहाँ इसमें परसेंटेज है, एक जगह 5% लग जाता है, फिर 10% लग जाता है, फिर 20% लग जाता है। इसमें बीच में से गायब है 15%। गायब है ना। 15% किसी पे लगता है, नहीं लगता है। तो ये अनुपातिक नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। आप बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आपका इनकम बढ़ रहा है उसी हिसाब से बढ़ रहा है। इसमें यही क्या हो जाएगा, एकदम 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह बढ़ता चला जाएगा, वो अनुपातिक हो जाएगा। तीसरा लिख दीजिएगा प्रतिगामी। अच्छा इंग्लिश में चलिए लिख दीजिए, टैक्सेशन इंक्रीजेज टैक्स ऑन इट। अरे एगो डायग्राम से समझ लीजिए ना, कितना डायग्राम बनवाएगा। हाँ डायग्राम अपने से बना लिए। टैक्सेशन नहीं, टैक्स इंक्रीजेज इन अ ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन, इन अ ऑर्डर ऑफ प्रोसेशन, इन अ ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन। दैट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। अनुपात में बढ़ता चला जाए। अगला है प्रतिगामी, डिग्रेसिव। ये ज्यादा जरूरी है। रिग्रेसिव इसको बोलते हैं, या डिग्रेसिव भी बोलते हैं, जो लिखना है लिख लीजिएगा। दोनों बोलते हैं इसी को, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव दोनों बोलते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली, ये मेन है, इसको ध्यान देंगे। ज्यादातर इसमें जो मेन फीचर्स है इसका और इसका है, ध्यान रखें। ए और ये बी दोनों है, यही है। ए और सी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा फायदेमंद है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं किसको अपनाते हैं, इसको प्रतिगामी को। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप परसेंटेज क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। ये अमेरिका इसको इम्पोज करता है। हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा कमाएगा उतने टैक्स लगाएंगे। वो व्यक्ति कमाना छोड़ देता है, टैक्स चोराना सोच लेता है। अच्छा जो व्यक्ति टैक्स कम होना है, तो 9 लाख कमा रहा है, 10 लाख जैसे आप कमा लीजिएगा तो पहले 10% लगता था, अब 8% लगेगा। तो वो व्यक्ति क्या कोशिश करेगा, 1 लाख और ज्यादा कमा ले मेहनत करके, ताकि 10 लाख वाले में आ जाए। अपने यहाँ क्या है, लोग से 10 लाख कमा रहे हैं, से 1 लाख चोरी कुछ खरीद लेते हैं यार, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं से चोरी करके बचा लेते हैं, ताकि 9 लाख में आएंगे तो कम पैसा लगेगा। ये फिलॉसफी ही बदल जाती है। इसीलिए अमीर लोग मतलब अमीर देश जो विकसित है वो किस फिलॉसफी को अपनाते हैं, इसको, प्रतिगामी को। लिख लीजिएगा, प्रतिगामी कर प्रणाली हिंदी में। आय बढ़ने के साथ कर की दर में गिरावट, आय बढ़ने के साथ कर की दर में गिरावट। अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। कर के दर में गिरावट हम समझा देंगे। अच्छा समझाएंगे तो लिख लीजिएगा, रुकिए। हाँ हिंदी में प्रतिगामी कर प्रणाली। अब देखिए हिंदी दोबारा बोलेंगे तो भी बदल जाएगा, एक ही बात सुन लिया कीजिए। कर के दर में गिरावट होता है। जैसे आय बढ़ता जाता है ना, तो कर का दर क्या होता है, गिरता जाता है। अभी दिखाएंगे कैसे। आय बढ़ेगा और कर का दर गिरेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर प्रणाली। ठीक है। अच्छा ऐसे समझ लीजिए, अमेरिका इसको फॉलो करता है। मान लीजिए जब 5 लाख आपका इनकम था तो आप पे कितना लग रहा था, 10%। और जैसे आप 10 लाख आपका इनकम हुआ तो कितना लग रहा है, 5%। यानी क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही ये इनकम, ये आय वाला सीरीज है और ये कौन सा है, कर, टैक्सेशन वाला। अब बताइए जितना इनकम बढ़ते जा रहा है हम प्रतिशत में क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। अब बताइए जो व्यक्ति कमा रहा होगा वो मोटिवेट होगा कि डिमोटिवेट होगा,
मोटिवेट होगा भाई, और कमाओ और कमाओ, टैक्स कम लगेगा। और हमारे यहाँ इसीलिए अमेरिका में लोग ज्यादा कमाने पे फोकस करते हैं और भारत में कम कमाने पे। भारत में लोग क्या सोचता है भाई, पैसा बच जाता है। हम आपको खुद बता रहे हैं, हमारे एक संबंधी हैं, वो सीए हैं, तो हम उनको देखते हैं, वो पता है टैक्स स्लैब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, 20,000 कैश में ले लेना, 10,000 नहीं 10,000 कैश में ले लेना, 20,000 इसमें रहने दो, तुम टैक्सेशन में नहीं आओ। हम बोले क्यों भाई, अब टैक्स वहां तो चोरी हो रहा है ना, और यहाँ पे लोग टैक्स चोरी करेगा? लोग नहीं चोरी करेगा, यहाँ कोशिश क्या करेगा, और ज्यादा कमाए और ज्यादा कमाए, ताकि हमारा प्रतिशत कम हो। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे, टैक्सेशन इम्पोज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इनकम, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इनकम, है ना, हो गया, ऑर्डर इन इनकम। ये घटता जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या आप इसको और क्या कह सकते हैं, हाई इनकम और लेस पे, इसको ये कह सकते हैं, जितना ज्यादा इनकम करिएगा, जितना आपका ज्यादा आय होगा, उतना ही कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सिस्टम यही है। और यहाँ पे लोग कोशिश करेगा कि हम और कमाएं और कमाएं और कमाएं। भारत में लोग क्या सोचता है, कितना चुरा लें टैक्स, कितना बचा लें, यही सोचता है। यहाँ एकदम सिस्टम उल्टा हो जाता है। इसको कहा भी जाता है हाई इनकम लेस पे सिस्टम, इसको कहा जाता है इंग्लिश में हाई इनकम लेस। अब होगा तब ना, जहिया होगा तो यह सोचा जाएगा, समय आने दे, मोदी जी रहेंगे तो कर ही देंगे, है ना, ऐसा है। 2047 तक भारत संकल्प यात्रा एक स्कीम निकाला गया, उसमें यही कहा गया है कि आम आदमी भी सहायता करे सरकार को, ताकि लोग आगे। हम किसी का क्रिटिक नहीं कर रहे हैं, कोई सरकार का, ये नहीं कि हम मोदी जी का क्रिटिक कर रहे हैं, नीतीश जी का नहीं, सारा सरकार बढ़िया होता है, सरकार होता ही है सरकार बनाने के लिए। चलिए ठीक, अगला है बैलेंस। बैलेंस क्या है, संतुलित कर प्रणाली। संतुलित कर प्रणाली के बारे में आप लोग थोड़ा बताइए, क्या होगा। ये आपको मिलेगा नहीं हर जगह, बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है बैलेंस टैक्सेशन सिस्टम? ये बेसिकली कौन लोग अपनाएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के लोग। समाजवादी, जैसे रसिया इस बात का ध्यान रखता है कि हमारा गरीब तबका कितना टैक्स दे पाएगा, अमीर तबका कितना टैक्स दे पाएगा, उसी के हिसाब से वो टैक्स को इम्पोज करता है। लेकिन ये वर्चुअली है, इतना आसान बात नहीं है इसको इम्पोज करना। लोग कहते हैं, सरकारें कहती है कि हम बैलेंस करके टैक्स को इम्पोज कर रहे हैं, फालतू बात है। इतना आपको लगता है कि रसिया का इतना आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहाँ कौन कितना रह रहा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, रसिया के पास डेटा होगा? सवाल नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये कहने की बात है। इसको कहा जाता है संतुलित आय कर प्रणाली। क्या है संतुलित कर प्रणाली? एक काल्पनिक कर प्रणाली है, इसको सीधे लिख लीजिएगा, संतुलित कर प्रणाली एक काल्पनिक कर प्रणाली है। संतुलित कर प्रणाली एक काल्पनिक कर प्रणाली है। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे बैलेंस्ड टैक्सेशन इज अ इमेजिनरी टैक्सेशन, इज अ इमेजिनरी टैक्सेशन। बैलेंस करना इतना आसान है ही नहीं, लेकिन लिखने वालों ने लिख दिया है। चलिए अब हो गया। अब बताइए भारत में कौन सी कर की प्रणाली लगती है? भारत में कौन सी कर की प्रणाली लगती है? ठीक है, और ये लास्ट में 30% के बाद कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? टैक्सेशन बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में भारत में कौन सी कर की प्रणाली लगती है? प्रोग्रेसिव। लेकिन बाद में ये जाके क्या हो जाता है, एकदम मतलब कर लगना बंद हो जाता है। इसको बाद में कह सकते हैं संतुलित कर प्रणाली लगता है। कभी पूरा नहीं, ऐसे ऑप्शन में नहीं होगा तो आप मार सकते हैं, ऑप्शन में दे कि भारत में कौन से टैक्सेशन सिस्टम को हम इम्पोज करते हैं, तो क्या मारिएगा? प्रोग्रेसिव। और मान लीजिए कि ऑप्शन में नहीं हो, भारत में आय की कर प्रणाली कौन सी है और उसमें प्रोग्रेसिव नहीं हो, तो क्या मार दीजिएगा? ये लास्ट में संतुलित। ठीक है, संतुलित में ना तो डेटा है सरकार के पास, ना संतुलित करती है, मार दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, कोई बात नहीं। वो आंसर सरकार मानना पड़ेगा, कमीशन को मानेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कई दफा क्योंकि हाँ
नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं, बस ये लिखिए एक लाइन में प्रारंभ में। ये बदलते रहता है, ये टैक्सेशन सिस्टम हर साल बदलता है। इस बार कहाँ 6 लाख तक चला गया है, हो सकता है अगला बार 8 लाख तक चला जाए अगला बजट में। तो आप कैसे तय करिएगा कितना % तक रहेगा नहीं रहेगा। बस ये बोलना है कि प्रारंभ में भारत में कौन सी कर प्रणाली लगती है, प्रोग्रेसिव। बाकी ये सारा जो है वो समझने के लिए था, इसका कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दूसरे देश से समझने के लिए है। करों की प्रणाली से पूछा जाए तो डिग्रेसिव, हाँ ये क्वेश्चन और आता है, विकसित देशों में कौन सी कर प्रणाली अधिकतर मान्य होती है। ठीक है, डिग्रेसिव प्रतिगामी कर, ये कहाँ लगता है, विकसित देशों में। हाँ ठीक, कौन सी कर प्रणाली, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा यदि टफ करेगा क्वेश्चन तो। कौन सी कर प्रणाली व्यक्ति को आय बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, डिग्रेसिव। ठीक है, रिग्रेसिव डिग्रेसिव, ध्यान रखिएगा। प्रतिगामी कर प्रणाली, कोई कुछ कह देगा, कभी तारीफ इसका मत कर दीजिएगा, सही में ये घटिया कर प्रणाली है। आप जितना कमाइएगा उतने ज्यादा टैक्स दीजिएगा तो आदमी कहाँ कमाएगा ज्यादा, ध्यान से सोचिए। और ये यहाँ क्या होता है, आप अमेरिका वगैरह में मानेंगे नहीं, सैटरडे पूरे हफ्ते में, जैसे हम लोग 7 दिन काम करते हैं, जैसे हम लोग के फील्ड में तो टीचिंग में संडे को भी, खैर जॉब वॉब में तो एक दिन छुट्टी रहता है। क्या नहीं, बोलिए बोलिए, चलिए क्या रहता है, संडे को भी हम लोग करते हैं। आप अमेरिका में चले जाइए, जानते हैं कई दिन काम करता है सब, मंडे से फ्राइडे, 2 दिन जितना मंडे से फ्राइडे कमाया रहता है सब उड़ा देता है, हैं? वीकेंड नाम रख देता है, सैटरडे और संडे उड़ा देता है, फिर अगले दिन कमाना स्टार्ट करता है। बात समझ गए, मंडे से फिर अगले फ्राइडे उसको पैसा मिल जाता है, फिर जितना कमाया उसको उड़ा देगा, एकदम मस्त। 2 तरीके से सोचिएगा क्यों उड़ाता है, इकोनॉमी ऐसा क्यों वहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जानते हैं क्यों, ध्यान से सोचिए। इसलिए बनाया गया है कि इकोनॉमी में जितना ही ज्यादा खर्चा करेगा उतना ही इकोनॉमी बड़ा होगा, उतना ही इकोनॉमी क्या होगा, बेहतर होगा। तो खर्चा करने के लिए सरकार खुद प्रेरित करती है कि इसको फ्राइडे को पैसा दे दो ताकि जाके उड़ाएगा, सैटरडे संडे उड़ाएगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देश में आपको बता रहे हैं, भारत में ऐसी बहुत सारे ट्रेन है, आपको पता नहीं होगा, जब रेल परिवहन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। महानंदा ट्रेन करके चलती है, राजस्थान रॉयल्स ट्रेन करके चलती है, जानते हैं उसमें टिकट कितना है, शौक लग जाएगा, आपको पता चलेगा। 1 लाख एक व्यक्ति का, सिर्फ दिल्ली से राजस्थान में सारा घूमने के लिए 1 लाख। और कौन खरीदता है जानते हैं, सब वेस्टर्न वाला लोग, सब आके अमेरिका से और फ्रांस से जापान से सब खरीदता है। हम लोग को तो खैर फायदा ही है। राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स ट्रेन चलती है, शॉक्ड हो जाइएगा। इधर बोगी लगा हुआ है, हम खुद घूमे हैं उसमें, और मतलब गए नहीं है, टिकट वकट नहीं कटाए हैं भाई, स्टेशन पे घूम लिए हैं, है ना, इतना नहीं है हमारे पास पैसा। तो देख के हम शॉक्ड हो गए भाई, होटल में जो सुविधा नहीं है उसमें है एकदम। हाँ, बड़का LED लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, उस शो के एकदम देखते हुए कैमरा से जा रहा होगा। 1 लाख 1.5 लाख भारत में लोग करेगा, सोचता है भाई क्या AC का टिकट करे, स्लीपर है, मारो 6 समय चल दो, सोचते हैं ना हम लोग। झूठ क्या बोलना है भाई, यही होता है। उस सब के लिए उसका दिमाग ही इस तरीके से सरकार डेवलप कर चुका है वहाँ पे, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कि वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उससे क्या होता है, सरकार का इकोनॉमी एक्सपेंड होता है। ध्यान से सोचिए, एक दुकान है, यदि आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा खर्च करना बेहतर है या कम खर्च करना बेहतर इकोनॉमी के लिए, तो क्या बताइएगा, ज़्यादा खर्च करना। हालांकि घरे लोग क्या कहता है, हमारा लड़का बहुत खर्चीला है, ऐसा बोलता है ना, बहुत गलत आदत है। लेकिन आप इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के नज़र से सोचिएगा तो बेहतर होता है। जितना ही ज़्यादा खर्च करिएगा उतना ही ज़्यादा आपका इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा। सोचिए, ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक दुकान है, शॉप है ना, इसमें एक शॉप है, इसमें आप वस्तु रखे हैं 500 रुपये का, है ना, 500 रुपये का वस्तु रखे हैं। और ये जब तक 500 रुपये का वस्तु रखे हैं तो इसमें बिस्किट होगा और टॉफी, चॉकलेट होगा, यही होगा। आपने किया क्या, तो यहाँ कम लोग, जो लोग बिस्कुट और चॉकलेट की जरूरत होगी वही लोग आ रहे होंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा, कम दुकानदार को। अब यही दुकानदार क्या करता है, एक बैंक से लोन लेता है 50,000 और यहीं पे क्या लगा देता है, इसमें दाल रख देता है, चावल रख देता है, आटा रख देता है ना, सब चीज रख देता है, नया नया चीजें। तो अब बताइए, लोन तो ले लिया, आपको देख में लग रहा है ये शॉप वाला लग रहा है कर्ज में है, बहुत पैसा इसके पास, कर्जा में है, बड़ा खर्चीला है, दुकान में खाम पैसा लगा दिया। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, सोचिए कि जो दाल वाला विक्रेता है वो भी बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, दाल वाला, चावल वाला, ये सब बढ़ेगा। तो इकोनॉमी ये सिखाता है, इकोनॉमी ये कहता है कि तुम खर्च करना ज़्यादा सीखो। ये अपना खर्चा बढ़ाया ना, 50,000 जाके लिया है लोन, जहाँ से भी लिया, और जैसे ही लोन लिया इसका दुकान क्या हो गया, बड़ा हो गया।
यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या बड़ी हो गई। पहले ये क्या करता था, ये व्यक्ति उसी शॉप से 5 रुपया फायदा कमाता था, और जैसे ही ये 50,000 लगाया उसी दुकान से कितना 100 रुपया फायदा कमाने लग गया। कितना इजाफा हो गया, 95 रुपया का। एज इट इज यही सिखाता है अमेरिका की इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी क्या कहता है, तुम ज्यादा खर्चा करो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड वो लोग रखते हैं, फ्राइडे खर्च पैसा खत्म हो गया, चलो क्रेडिट कार्ड से उड़ाओ, लोन लेके उड़ाओ, फिर कमा के भर देंगे। तो वहां से इकोनॉमी क्या होगा, जितना जितना चीज वो खरीदेगा, मान लीजिए जितना चीज वो खरीद रहा है उसके इकोनॉमी में उसका सप्लाई बढ़ेगा ना, जिस चीजों का यूज कर रहा है खत्म हो रहा है, तो सप्लाई बढ़ेगा, तो फिर नया जॉब क्रिएट हो जाएगा उसको बनाने के लिए आदमी चाहिए ना, तो नया जॉब क्रिएट होगा, और जब जॉब क्रिएट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो फिर अमीर हो जाएंगे, फिर वो जाके खरीदेंगे बाजार में, फिर उससे इकोनॉमी को नया पूछ मिलेगा। इसीलिए ये लोग कहते हैं ज्यादा खर्च करो। भारत में तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा क्या है, दादी वादी मोटरी में पैसा बांध के रखती हैं, है ना। ये सब हमारी दादी माँ थी, तो जब कोविड कह रहे हैं, जब ये लगा, नोटबंदी हुआ, तो हमको याद है 12-13 हजार, एग्जैक्ट याद नहीं, 12-13 हजार तो हमको दी थी, 500 का नोट। सोचिए, पापा जी को मेरे अलग दी थी, है ना, मेरी बहन को अलग दी थी। हम सोच में पड़ गए, भाई कहाँ पैसा रखी थी यार 500 का। अभी वो जब उनका नवंबर में डेथ हुआ, तब उनके बक्से में से निकला, उसमें अभी और 500 का पुराना नोट निकला। अब बताइए, हम खुद सोच में पड़ गए कि यार यो दे दी होती, देश के इतना पैसा तो बर्बाद हुआ ना, वो पैसा बर्बाद है ना हो गया आरबीआई के डेटा में। बताइए, अब ये गलत है। हमारा जो नया वाला, ये पुराना वाला जो है, ये सब मत सोचिएगा कि रखे, इन्वेस्ट कर दीजिए, और ये करिए कि ज़्यादा देश का इकोनॉमी ग्रो करे। अब आप ऐसा करिएगा कि दुकान में ना ज़्यादा कर्जा लेके हम दुकान को बढ़ाएंगे तो घाटा में चल जाएंगे, खर्चीला कहलाएंगे, फालतू बात है। उस तरह इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। ये हम इकोनॉमिक फिलॉसफी बता रहे हैं, आप अपने लिए जरूर बचा के रखिएगा, ठीक है। हम इकोनॉमिक फिलॉसफी बता रहे हैं ये, लेकिन आप अपने लिए जरूर कुछ सेव करके रखिएगा। बात समझ गए ना, इकोनॉमी में ऐसा होता है। इसीलिए आप विदेशों में जाइएगा, अभी एक बैंक है सिटी बैंक, आप जानते हैं सिटी बैंक को, सिटी बैंक। अब सिटी बैंक अमेरिका का बैंक था, यहाँ क्रेडिट कार्ड देता था। उसको क्या पता था भारत में ऐसा लोग क्रेडिट लेके पेडे नहीं करता है, बेचारा दिवालिया हो गया, छोड़ के भाग गया छोड़ के चला गया। सिटी बैंक एक्सिस बैंक को सारा अपना दे दिया, खुद चला गया अमेरिका। उसको नहीं पता था, उसको लगा अमेरिका है भाई, यहाँ क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं, हर सैटरडे संडे को खूब यूज करते हैं, खर्चा करते हैं, फिर आगे कमाते हैं, अगले फ्राइडे को जमा कर देते हैं। वहाँ का लोग क्या करता है देखिए, जैसे मंडे से फ्राइडे कमाया, सैटरडे संडे खर्चा कर देगा, और ज़्यादा खर्चा करेगा, जितना कमाया था वो खर्चा कर दिया। उसके अलावा और 50,000, 10,000, 20,000 और बाजार में खरीद के अपना ऐश कर लिया, ठीक। अगला क्रेडिट कार्ड रखा रहता है, उस 20,000 कहाँ से किया, क्रेडिट कार्ड से। अब मंडे से फ्राइडे अगली का कमाएगा, तो सैटरडे को उसको पैसा मिलेगा, तो जो पिछला खर्च किया था उसको लोन में जमा कर देगा, क्रेडिट कार्ड फ्री हो गया। फिर उस क्रेडिट कार्ड से उस दिन खूब खाएगा, पिएगा, उड़ाएगा, फिर उसको किस दिन का जमा करेगा, अगले फ्राइडे को। इस सिस्टम से सिटी बैंक को भी लगा था यही लोग करते हैं। यहाँ लोग तो और चालाक, लोग तो बैठे रहते हैं, जैसे दिवाली आएगा, तुम जैसे ही छोड़ोगे ऑफर, उसी में खरीदेंगे, उसके पहले हम खरीदबे नहीं करेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, फ्रांस में ऐसा नहीं होता है। वो बेचारा सिटी को बेच के भागना पड़ा। आप जाइएगा सीपी में कनॉट पैलेस में, इतना बड़का सिटी का बिल्डिंग था, हम जब कनॉट पैलेस जाते थे देख के सोचते थे कि भाई इतना बड़ा, बताओ एसबीआई का उतना बड़ा बिल्डिंग नहीं, इतना भयंकर बिल्डिंग बनाया था कनॉट पैलेस पे। सोचते बता क्रेडिट कार्ड की कंपनी इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बना दिए। सोचा होगा कि अमेरिका में जैसे चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ तो लोग देखता बहुत बड़का बैंक है भाई, कम खर्चा कर लेके भाग जाएगा, तो उसको इतना बड़का। अभी कुछ दिन पहले पता चला, मेरे पास खुद क्रेडिट कार्ड है, सिटी का था, 1,81,000 का। वो अपने आप एक्सिस मैसेज आया जिस दिन कि यू आर कन्वर्टेड इन द एक्सिस बैंक। हम सोचे इसको क्या हो गया भाई, फिर जाके हम सिटी बैंक का सारा डेटा पढ़े तो पता चला ये तो 1 साल से घाटे में चल रहा था। हद हाल है भाई। यहाँ अमेरिका की फिलॉसफी फेल हो जाती है भारत में। हालांकि अब हम लोग बदल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं। अब नए लड़के हम लोगों जैसा, मतलब आप लोगों जैसा हम सब आ रहे हैं, तो जितना इनकम हो रहा है उतना खर्च भी कर रहे हैं। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। इसीलिए संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारी 2027 तक जीडीपी इतना बड़ा हो जाएगा कि हम वर्ल्ड के टॉप 3 यानी चाइना और अमेरिका के बाद किसी का नाम आएगा तो भारत का आएगा। खैर सिरे पे आने की बात हो रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम वादा जरूर कर रहे हैं, आसान बात नहीं है। और
और मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छा आप बढ़िएगा, वो नहीं बढ़ेगा, चीन नहीं बढ़ेगा, अमेरिका नहीं बढ़ेगा, अमेरिका को तो आप बीटे नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या भी बढ़ रहा है। दूसरा बात कि अभी हालांकि चीन के लिए बुरा खबर है, अभी चीन में सिविल सर्विसेज का एग्जाम जैसे अपने यहाँ यूपीएससी होता है तो चीन में भी होता है। हम लोगों के संख्याओं से 10 गुना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट किए हैं लोग, 10 गुना ज़्यादा। बात समझ रहे हैं? चीन में 10 गुना ज़्यादा। इसका मतलब कि कहाँ क्या है? बेरोजगारी है। चीन अपना डेटा को नहीं क्लियर कर रहा है। हम लोग तो पूरा ढिढोरा पीट देते हैं विश्व में कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, चीन इसको नहीं दिखा रहा है। ये एक हफ्ते पहले का न्यूज आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं? सिविल सर्विसेज में भीड़ होने का मतलब क्या है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है। अपने यहाँ बेरोजगारी का क्या डेटा निकालता है जानते हैं सब? इंटरनेशनल मामले में, इंटरनेशनल मामले में कि आप 100 गो वैकेंसी है, कितना लोग फॉर्म फिलअप किया, उसी के हिसाब से डेटा निकलता है कि बेरोजगारी कितना है। इंटरनेशनल वाला लोग, हम लोग भी मतलब और ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह चीन से निकाला है। तो कह रहा है चीन को दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगारों का देश चीन को घोषित कहा जा रहा है न्यूज़पेपर्स के द्वारा। हालांकि चीन अपना डेटा कभी नहीं देता है, भारत दे देगा, चीन कभी नहीं देगा कि हमारे यहाँ कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। और दूसरा बात, चीन की इकोनॉमी और किस लिए एक और शब्द आता है इसी टैक्सेशन से संबंधित, पाटना, डंपिंग। इसको लिख लीजिए और पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझा देते हैं। डंपिंग, चाइना तक हम घुमा के आपको इसीलिए लाए हैं कि डंपिंग समझाना था, ठीक है? डंपिंग, इसको हिंदी में पाटना बोलते हैं, पाटना, खेत पाटना नहीं, ध्यान रखिएगा। डंपिंग क्या होता है? पाटना। चलिए, इसको समझने से पहले हमको एक छोटा छोटा 2-3 लाइन बताइएगा। भारत है आयात और निर्यात करता है, ठीक? निर्यात का मतलब क्या होता है गुरु? निर्यात का मतलब क्या होता है? अपने वस्तुओं को विदेशों में बेचना, ठीक? डन, दोनों बात सब तो समझ रहे हैं, ध्यान से बस सीखेंगे। आयात का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, ये तो समझ गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिटेल बात करेंगे, अभी जितना पूछ रहे हैं उतना बताइएगा। आयात और निर्यात, आप ये बताइए कि क्या जिन वस्तु को हम विदेशों में बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स भारत लगाता है या नहीं लगाता है? जिन वस्तुओं को विदेशों में बेचने के लिए हम ले जाते हैं उस पर टैक्स लगाएगा भारत, या जिन वस्तुओं को विदेशों से खरीदेगा उस पर टैक्स लगाएगा? भारत में आने के बाद की बात कह रहे हैं, बताइए। नॉर्मली दिमाग से सोचिए ना, एकदम बोलिए। खरीदेगा तो भी लगाएगा। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए हमारा बात, हम क्यों पाटना बता रहे हैं। ये हुआ निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है कि आप बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं तो आपको तो पैसा चाहबे ना करना, आप दूसरे देश में बेच रहे हैं, महंगा बिके, हमको क्या लेना देना है? तो यहाँ टैक्स ज़्यादा बढ़ाता है। टैक्स यहाँ क्या करता है? भारत सरकार ज़्यादा लगाता है। अब विदेश से कोई वस्तु खरीदता है, मान लीजिए विदेश से गेहूं को खरीदा, तो यहाँ यदि टैक्स ज़्यादा लगा देगा तो भारत के बाजार में आके क्या हो जाएगा? ये बहुत महंगा हो जाएगा, तो आम व्यक्ति खरीद पाएगा नहीं। तो यहाँ टैक्स क्या रखता है? कम रखता है। बात समझ गए गुरु? इसको ये समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको और डिटेल से समझाएंगे, लेकिन अभी जो इसको समझने के लिए बात है इसलिए इसको बता रहे हैं। बात समझ गए? आयात पे ज्यादा लगाएगा कि निर्यात पे ज्यादा लगाएगा? टैक्स किस पे ज्यादा लगेगा? निर्यात पे ज्यादा लगेगा। इज इट ओके? समझ गए इस बात को? अब आइए, एक शब्द होता है डंपिंग, मतलब पाटना। चाइना इसका खूब फायदा, हाँ, चाइना इसका खूब फायदा उठाता है। ये वाला जो सिस्टम है ये इसी का फायदा उठाता है। क्या करता है? अब मान लीजिए कि आयात पे भारत टैक्स बढ़ा देता है चाइना को रोकने के लिए, तो सारे वस्तु पे ना बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि चाइना से आने वाले सिर्फ प्रोडक्ट पे बढ़ा दीजिएगा, फिर WTO बैठा है ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहेगा मजाक है क्या? आप चाइना से आने वाले वस्तु का पैसा बढ़ा रहे हैं, बाकी सबका नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यदि बढ़ाना होगा तो सब पे बढ़ाना होगा। तो ये बढ़ाएगा नहीं, भारत सरकार बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि बहुत विदेशों से चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, बहुत ऐसी जरूरत की चीज़ें हैं जो हम विदेशों से लेते हैं, हम अपना जरूरत पूरा नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसको हम लोग कम ही रखते हैं, यानी भारत सरकार आयात पे टैक्सेस क्या करती है? बहुत कम रखती है, मिनिमम रखती है कि वस्तु सस्ता से सस्ता बाजार में चला जाए। अब इसका फायदा उठाता है चाइना। चाइना क्या करता है? ध्यान देंगे, डंपिंग होता क्या है लास्ट में बताएंगे। इसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है ना। चाइना करता क्या है? जैसे चाइना के देश में फोन की जरूरत है 5000, है ना, 5000 इसके फोन की जरूरत है, यानी डिमांड चाइना में कितना है फोन का? 5000, है ना, फोन। अब ये क्या करेगा कि बनवाएगा, जानते हैं कितना? 10,000। 10,000 इस फोन, 10,000, 5 रुपया लिख दिए, 10,000 इस फोन को बनवा देगा चाइना में। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई वस्तु ज्यादा बनता है तो सस्ता पड़ता है कि कम बनता है तो सस्ता पड़ता है? जितना ज्यादा बनेगा सस्ता पड़ेगा। अब इसका लागत मूल्य कॉस्ट जानते हैं? इसका कॉस्ट होता है, मान लीजिए ये एक फोन का कॉस्ट है 1000, है ना, 1000 है, 1000। इसको क्या करेगा?
खुद चाइना में ये 1000 का फोन बेचता है 2000 में, और भारत में लाके 1100 में बेच देगा। काहेला? किस काम के लिए जानते हैं? भारत के मार्केट को खराब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। इसी को कहते हैं डंपिंग। अपने यहाँ इसी फोन को कितना में बेच रही है? 2000 में, मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन लागत से मात्र 100 रुपया लिया है और लाके कहाँ पटक दिया है? भारत में, ताकि भारत की बाकी सारी कंपनियां क्या हो जाएं? फेल हो जाए। इसीलिए भारत में लावा वगैरह नहीं चल पा रहा है। अब हमारे पास मैन्युफैक्चर सेक्टर उतना है ही नहीं है कि हम फोन ज़्यादा बना के दूसरे देश में बेचें। अभी हम लोग उतना डेवलप नहीं है। और चाइना के हर घर में क्या है? हर घर में फ़ोन बनता है। तो 5000 चाहे या 10,000 चाहे या 50,000 चाहे, वो तुरंत तैयार करवा लेता है। वो तैयार करवा के कहाँ ला के पटक देता है? भारत के बाजार में सस्ता में। वो अपने यहाँ बेच रहा है उसी फ़ोन को कितना में? 2000 में, कि उसका इकोनॉमी नहीं बिके, खराब हो। और अपना हमारे यहाँ इकोनॉमी को खराब करने के लिए क्या करता है? लाकर बेच देता है एकदम 1100 में। 1000 उसका लागत है और 100 रुपया ज़्यादा लिया है और लाके कहाँ पटक दिया? भारत के बाजार में। और भारत में इतना महंगा महंगा जो फ़ोन बिक रहा है वो धड़ाम से गिर जाता है। और किसका बाजार चल जाता है? इसका। इसी को कहते हैं डंपिंग, पाटना इसी को कहते हैं। बात समझ गए ना? इस फिलॉसफी को समझ गए ये? अच्छा, अब इसमें भारत क्यों नहीं कहता है? मोदी जी कहते हैं, आप देखे होंगे मोदी जी को या किसी भी सरकार को, चाइना के वस्तु को यूज मत करो। अरे तो इसको बढ़ा दीजिए ना, इस टैक्स को बढ़ा दीजिए, आएगा तो महंगा हो जाएगा, बिकेगा नहीं। लेकिन आप नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बढ़ाइएगा तो सभी वस्तुओं पे बढ़ाइएगा ना। जो जरूरत की चीज़ है उसको भी बढ़ाइएगा, जो भारत नहीं बनाता है। ऐसा थोड़ी आप स्पेशली चाइना वाले वस्तुओं के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। हम WTO बैठा है, WTO में हमारा क्या पैक्ट है कि हम अपना सामान उसके यहाँ बेचेंगे, वो हमारे यहाँ बेचेगा, हम दोनों एक मित्रवत भाव विचार रखेंगे। और बताइए किसी को स्पेशली रखिएगा तो WTO तुरंत ऊपर से नाराज हो जाएगा, सदस्यता से बाहर कर देंगे। इसलिए हम ये बढ़ा नहीं सकते हैं, आयात को बढ़ा नहीं सकते हैं। और ये अपना गेम करता रहता है, डंपिंग करके भारत में वस्तुओं को क्या कर देता है? सस्ता। अब देख रहे हैं, अब जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं, क्या चीज़ सस्ता? टीवी, रियलमी, ये सब का क्या है? आप अभी देखे होंगे कोई सनसुईया वगैरह का टीवी बहुत महंगा पड़ेगा, 19,000 20,000, और रियलमी वही 11,000 का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ बनवा रहा है और हमारे यहाँ लाके क्या कर दे रहा है? सस्ते में बेच दे रहा है। इसी को कहते हैं डंपिंग। लिख लीजिएगा डंपिंग। डंपिंग या हिंदी में पाटना लिखिएगा। पाटना एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रकरण है। हाँ, जिसमें या जिसके तहत लिखिए, जिसके तहत नई बाजारों पे पकड़ बनाया जाता है। नई बाजारों पे पकड़ बनाया जाता है। हो गया? ये डंपिंग शब्द एक जगह और यूज किया जाता है, कृषि में भी यूज किया जाता है। पहले यूज किया जाता था, है ना? पहले यूज किया जाता था कृषि में, ठीक। अब जैसे गेहूं चावल वगैरह जो होता था पहले, अभी नहीं। अब पशुपालन में भी भैंस को खरीद के रख देता था लोग, 50 को भैंस के एक तबेला में रख देता था लोग, फिर बाजार में उसका भाव बढ़ा के फिर उसी को बेचता था लोग। वो भी डंपिंग था, पहले इसको यूज किया जाता था। अब नहीं, अब नहीं चलता है। अब गाँव में कहाँ चलता है? अंतर्राष्ट्रीय, हाँ चलता है, कम चलता है, लीगल नहीं है अब भारत में। पहले होता था, अब नहीं। अरे अपनी बुराइयों को नहीं बताना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ये हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लिखिए ना, क्यों अपनी बुराई को बताना? गांव में छोटा बहुत होता है, उसको बुराई मत कहिए, ठीक। अब चलिए इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे। डंपिंग इज द वर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट। डंपिंग इज द वर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट। लिखेंगे इन दिस वे a new company wants to capture new market from this philosophy या from this idea लिख सकते हैं। यह एक आइडिया है, एक टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। हो गया? आज ज्यादा हो गया क्या? इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल।